जय हिंद मेरे युवा साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस बेहतरीन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोगों ने कल लाइव सेशन लिया था आपके रीट लेवल 1 के लिए कंप्लीट साइंस मैराथन क्लास का। तो वो क्लास अपनी आधी हुई थी वहां पर। उसके आगे का पोर्शन आपको इस वाली क्लास के अंदर मिलने वाला है। जो साथी जिन्होंने अभी तक पुरानी वाली क्लास नहीं देखी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर लाइव वाले सेगमेंट में आपको वो क्लास मिल जाएगी। वहां से पहले उस वाली क्लास को आप देखिएगा, उसके बाद में ये आगे के टॉपिक्स आपको करने हैं। 4 से 5 टॉपिक उस क्लास में अपन ने डिस्कस कर रखे हैं, बाकी पॉइंट इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आपके रीट लेवल 1 की कंप्लीट साइंस है, जिसकी मैराथन क्लास आपकी अपने इस यूट्यूब चैनल पे चल रही है। देखो, ये वाला आपका सिलेबस था जिसमें से अपन ने अम्ल क्षार लवण डिस्कस कर लिया था, तत्व यौगिक मिश्रण डिस्कस कर लिया था, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो गया था और अपने गति वाला सेगमेंट भी हो गया था। आज अपन ये वाले बाकी के 5 टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन सारे के सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हो चुका है आपका डिस्कस, इसके प्रश्न मैंने वहां से करवा दिए। तत्व यौगिक मिश्रण भी हो चुका है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भी हो चुका है, गति तथा गति के नियम भी हो चुके हैं। और एक चीज ध्यान रखना, ये क्लास लेवल 1 और साथ में लेवल 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बिकॉज इस क्लास के अंदर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो एनसीईआरटी का कंटेंट है। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि एनसीईआरटी में आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जहां जहां पर जो जो चीजें दे रखी है, उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को पीवाईक्यूज के आधार पर एग्जाम के पैटर्न के बेस पर डिस्कस कर लेंगे। और उसी तरह की अपनी पहली क्लास रही है, लगभग 2 घंटे की वो क्लास थी। हो सकता है ये क्लास भी 2 ढाई या 3 घंटे की रहे। बट ये जो 4 से 5 घंटे आप दोगे, लेवल 1 के अंदर पूरे के पूरे 5 प्रश्न आपके सही करवा देंगे। इस बात की मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ, बिकॉज़ इस कंटेंट पर उस लेवल की मेहनत की गई है साथियों। चलो, आ जाओ अपन समझते हैं इसे आगे। बल वाला टॉपिक जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं आज। बल वाला ये कंप्लीट सेगमेंट अपन कवर करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे। इससे पहले लास्ट सेशन में भी मैंने आपको जानकारी दी थी, जो साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए क्वालिटी एजुकेशन की तरफ से 5 फ्री टेस्ट आपको दिए गए। कंप्लीटली फ्री है ये वाले टेस्ट। ये वाले टेस्ट कहाँ मिलेंगे, ये आपको कंफ्यूजन चलता है। तो आपके फोन में अगर एप्लीकेशन है क्वालिटी एजुकेशन का, तो पहले उसको अनइंस्टॉल करो, उसको हटाओ, बिकॉज आपके पास पुराना वाला एप्लीकेशन है। फिर आप नया ऐप अपना इंस्टॉल करो प्ले स्टोर पे जाकर के, और उसमें आपके मोबाइल नंबर लगाओ और पासवर्ड 1 से लेकर 8 तक लगा देना। आपकी आईडी ओपन हो जाएगी और आपने जो कोर्स परचेस कर रखा है वो शो हो जाएगा। उसमें जाकर के आप देखोगे टेस्ट सीरीज वाले सेगमेंट में व्यू वाले ऑप्शन में देखोगे, आपको ये पांचों के पांचों टेस्ट मिल जाएंगे। पहला टेस्ट 4 जनवरी को हो गया था, दूसरा टेस्ट आपका जो है 9 जनवरी को हो गया है। बाकी अगला टेस्ट आपके 12, 13 और 14 जनवरी को होगा, 17 जनवरी को आपके पेपर होने वाला है। तो इन 5 फ्री टेस्ट का फायदा आप जरूर उठा लेना। हमारी मेहनती और एक्सपर्ट टीम के द्वारा इसमें सवाल तैयार करके आपको दिए गए हैं। और एक दूसरा मेगा टेस्ट आपके रीट का रखा गया है, कंप्लीट ऑनलाइन होगा ये मेगा टेस्ट। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई चार्जेस नहीं है, एप्लीकेशन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और यहाँ पर जो है लेवल 1 और लेवल 2 के सारे सब्जेक्ट्स का मेगा टेस्ट है। 11 जनवरी को आपके ये टेस्ट लाइव होगा। दैट मीन्स ये आपका जो एग्जाम होता है उसी एग्जाम के टाइम ड्यूरेशन में आपके एप्लीकेशन में चलेगा, और उस टाइम में आपको एप्लीकेशन में आकर के ये वाला टेस्ट देना है। अभी आप क्वालिटी एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल करके जाकर के इस वाले टेस्ट के लिए जो है रजिस्टर भी कर लेना। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज समझ नहीं आ रही हो, तो इसमें नीचे 2 नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। एक नंबर में यहाँ वापस मेंशन कर देता हूँ, 8949294370। इस वाले नंबर पे कॉल करके आप किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहते हो तो सुबह 10 से लेकर 5 के बीच में कॉल कर दिया करो, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो। आपको सारी जानकारी भी मिल जाएगी, जो भी हेल्प चाहिए होगी वो हेल्प भी मिल जाएगी। अब अपन यहाँ से अपना बल वाला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। बल वाले टॉपिक के अंदर आपका पहला प्रश्न है ये कि बल वह कारक है जो, बल कौन सा कारक है। देखो, एक तो हमने सवालों की फॉर्मेशन यहाँ पर इस प्रकार से करी है कि वैसे ही सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वैसे ही सवाल मतलब आपको यहाँ पर इस क्लास के अंदर देखने को मिलेंगे। प्लस हर एक सवाल के नीचे मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। जो चीजें मैं आपको बोल करके समझाने वाला हूं, जो कॉन्सेप्ट और फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं, वो सारे के सारे फैक्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखवा दिए हैं, ताकि इस क्लास की जब आपको फाइल मिले तो उसको आप डाउनलोड करके उस पीडीएफ को, उसका प्रिंट निकलवा के उसको सामने रख के उसका रिवीजन कर सके फटाफट से। आज शाम को आपको ये क्लास मिल रही है, तो कल सुबह तक आपको वो वाली फाइल भी, कंप्लीट वर्ड फाइल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल अपना क्वालिटी एजुकेशन आरएस के नाम से, जिन साथियों ने ज्वाइन नहीं कर रखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एक बार जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सारे एग्जाम्स की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और अपनी क्लासेस की सारी पीडीएफ आपको यहाँ मिलती है। इससे पहले मैंने जो आईसीटी की क्लास ली थी उसकी फाइल भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दी है। तो देखो, बल वह कारक है जो, बल क्या है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग,
वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकता है, यानी कि बल एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी राशि है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। जैसे ये मेरे हाथ में पड़ा है, ये स्लाइडर पड़ा है। इस स्लाइडर के ऊपर मैं ऐसे बल लगाऊंगा ना, तो ये इसकी स्थिति में इसने परिवर्तन कर दिया, इसकी जगह इसने यहाँ से परिवर्तित कर दी। तो पहला वाला सेगमेंट तो सही है कि वस्तु की गति में ये परिवर्तन कर सकता है, और दूसरी बात है कि वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन कर सकता है। कोई भी वस्तु अगर गतिशील है, बल लगा करके उसको रोका जा सकता है, उसकी गति में ये परिवर्तन कर सकता है, या धीमे धीमे चल रही है उस पर बल लगा करके उसको फास्ट भी अपन चला सकते हैं। दैट मीन्स दोनों ही बातें सही हो गई। अगला कह रहा है वस्तु की गति की दिशा में बल परिवर्तन कर सकता है क्या? बिल्कुल परिवर्तन कर सकता है साहब। वस्तु की गति की दिशा, वस्तु ऐसे जा रही है, हमने यहां से बल लगाया और वस्तु की दिशा बदल दी, तो दिशा के अंदर भी परिवर्तन बल के द्वारा किया जा सकता है। वस्तु के आकार या आकृति में बल के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है क्या? बिल्कुल सही बात है। आकार या आकृति के अंदर भी जो है परिवर्तन अपन कर सकते हैं फोर्स लगा करके। जैसे मेरे पास अभी यहाँ पर तो कोई सामग्री है नहीं, आपके हाथ में कुछ भी स्पंजी चीज हो, उसका आकार आप देखोगे चौकोर है, उसको आप हाथ से पकड़ करके बल लगाओगे, उसका आकार चेंज हो जाएगा, उसकी आकृति चेंज हो जाएगी। तो बल के द्वारा वस्तु की स्थिति में, वस्तु की गति में, वस्तु के आकार और उसकी आकृति में, सब चीजों में बदलाव किया जा सकता है। तो उपयुक्त में से सत्य कथन पूछा इसने, सारे के सारे सत्य आपके हो जाएंगे। यहां पर आप देखोगे बल है क्या, तो बल वह भौतिक राशि है जो वस्तु की गतिशील अवस्था अथवा विरामावस्था अथवा गति की दिशा में परिवर्तन लाती है या लाने का प्रयत्न करती है। बल किसी वस्तु को विरामावस्था से गति में ला सकता है। कुल मिलाकर के बात यह है कि आपकी एनसीईआरटी में बल की जो डेफिनेशन दे रखी है ना, उस डेफिनेशन में ये 4 पॉइंट लिखे हुए हैं कि बल वस्तु की गतिशील अवस्था हो, चाहे उसकी विरामावस्था हो या फिर उसकी गति की दिशा हो, इन सब चीजों में परिवर्तन कर सकता है। इसी वजह से मैंने इस सवाल के 4 ऑप्शन ऐसे लिए हैं, बिकॉज ये आपके एनसीईआरटी के अंदर सीक्वेंस से चीजें दी हुई है। अब देखो, बल का जो मात्रक होता है सबसे इंपॉर्टेंट, अलग अलग पद्धतियों के अंदर बल का अलग अलग मात्रक होता है, और एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाता है, वन लाइनर सवाल भी पूछ लिया जा सकता है, बल का मात्रक बताओ ऐसा करके। तो एक पद्धति होती है आपकी एमकेएस पद्धति, इसी एमकेएस पद्धति को स्टैंडर्ड जो है आपके बोला जाता है, एसआई पद्धति भी बोला जाता है। इसमें बल का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्योंकि देखो, बल का अपन ने इससे लास्ट वाली क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद हो तो अपन ने न्यूटन की गति का दूसरा नियम पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि F इक्वल्स टू क्या होता है? ma होता है। अब यहाँ पर m क्या है? m द्रव्यमान है, और द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। a क्या है? a त्वरण है सर, a के बारे में भी मैंने आपको बताया था, क्या है? a त्वरण है, और त्वरण की यूनिट जो होती है वो क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण कैसे आता है? तो त्वरण होता है वेग बटा समय। वेग बटा समय क्या होता है? त्वरण। तो यहाँ पर जो है मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ये है ना, सेकंड स्क्वायर नहीं होगा त्वरण, क्योंकि वेग जो होता है, वेग होता है आपका वेग होता है, वेलोसिटी होता है कि प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी, ये आपका वेग होता है, वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी के अंदर जो टाइम है एक्स्ट्रा, वो यहाँ पर टाइम स्क्वायर हो जाएगा, तो इस वजह से मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये बल का मात्रक होता है, और इसी को किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को आपके क्या बोला जाता है? इसी को न्यूटन बोला जाता है, इसी को न्यूटन बोला जाता है, जिसको अपन एन से डिनोट करते हैं। तो ये वाली बात ध्यान रखोगे, बल का मात्रक एमकेएस या एसआई पद्धति के अंदर क्या होता है? या तो होगा न्यूटन, और न्यूटन का मतलब ही हो जाएगा आपके क्या? किलोग्राम मीटर, और नीचे सेकंड स्क्वायर लिखोगे, यानी कि प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। यही वाली बात इसने लिखी है। सीजीएस पद्धति के अंदर क्या होता है? तो सीजीएस पद्धति में आप इस वाली यूनिट को छोटा कर दो, जैसे किलोग्राम है, किलोग्राम से छोटी यूनिट क्या होती है? ग्राम, तो ये ग्राम आ जाएगा। मीटर है, मीटर से छोटी इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर आ जाएगा, और समय का तो सेकंड ही रहेगा, तो ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वाली जो चीज है ना, इस वाली चीज को बोला जाता है डाइन। क्या बोला जाता है? डाइन बोला जाता है। ये भी ध्यान रखोगे, न्यूटन से छोटी इकाई होती है बल्कि डाइन, और डाइन से भी छोटी इकाई होती है पाउंडल। पाउंडल को कैसे मापेंगे? ये एफपीएस पद्धति के अंदर होता है, फुट पाउंड वाली जो सिस्टम है उसके अंदर, इसमें होता है पाउंड फीट सेकंड, यानी कि इसमें द्रव्यमान को मापा जा रहा है पाउंड में, यहाँ पर द्रव्यमान को किलोग्राम ग्राम में मापा गया, इसमें आप पाउंड में मापोगे। यहाँ दूरी को मीटर सेंटीमीटर में मापा गया, यहाँ फिट में मापोगे, और समय तो वही सेकंड स्क्वायर रहेगा, और ये वाला होता है आपके पाउंडल। अब इनके बीच में आपस में रिलेशन भी होता है, बिकॉज ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जाता है, इस वजह से ध्यान रखोगे। 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होती है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 की घात 5 डाइन होती है। ये वाली लाइन तो आपको याद रखनी ही रखनी है, और ये भी ध्यान रख सकते हो कि 1 न्यूटन में 7.23 पाउंडल होते हैं, यानी 1 न्यूटन में पाउंडल कितने होंगे ये आपसे पूछा जाए तो 7.23 होंगे, और 1 पाउंडल में अगर न्यूटन निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा उधर जाकर के, है ना।
इस प्रकार से और न्यूटन के अंदर और पाउंडल के अंदर कनेक्शन भी दिया जा सकता है। हालांकि नीचे वाली लाइन आप याद करो, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बाकी स्टार्टिंग की ऊपर की 2 लाइन आपको जरूर याद करनी है इसके अंदर। प्रश्न अगला देखोगे प्यारे साथियों, दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उन दो पिंडों के बीच की दूरी के साथ क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है? देखो अपन ने पढ़ा था, पहली बात तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो खगोलीय पिंडों के बीच में लगने वाला बल होता है। गुरुत्व आकर्षण, गुरुत्व बल क्या होता है? किसी भी पिंड के द्वारा वस्तु को अपनी ओर खींचने वाला बल। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? उसकी प्रकृति होती है आकर्षित करने की। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा, किसी भी पिंड का गुरुत्वाकर्षण हो वो हमेशा चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जैसे अपनी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वो चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसकी वजह से अपने ऊपर जी मान का गुरुत्वीय त्वरण लगता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जैसे ये मान लो अपनी एक पिंड है, ये है दूसरा पिंड, इस पिंड का द्रव्यमान क्या है? m1 है, इस पिंड का द्रव्यमान क्या है? m2 है। अब ये वाला द्रव्यमान इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये वाला जो पिंड है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, यानी कि ये उसको अपनी ओर खींचेगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा। तो इस वजह से ये क्या होता है, एक निश्चित दूरी के ऊपर गति करते रहते हैं, वर्तीय गति करते रहते हैं। तो ये दो पिंडों के बीच में जो बल लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, उसका फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल्स टू, हालांकि ये जो बल होता है ना, ये बल समानुपाती होता है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और r क्या है यहाँ पर? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। जब ये समानुपाती नियतांक हटता है तो F इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये इस प्रकार से होता है। तो इसने बोला है कि दो पिंडों के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के बीच की दूरी के साथ क्या है? दूरी के साथ व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। पहला कह रहा है दूरी के वर्ग के समानुपाती है, क्या समानुपाती नहीं है। समानुपाती तो तब होता है जब दूरी ऊपर रहती है, यहाँ पर दूरी बटे हुए के नीचे चली गई तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। दूसरा कह रहा है दूरी के समानुपाती है क्या? समानुपाती भी नहीं है। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है क्या? बहुत सारे साथी आप में से यहाँ पर जाकर के मात खा जाएंगे, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, हाँ सर व्युत्क्रमानुपाती तो है। अरे मेरे भाई थम जा, थोड़ा थम जा, शांति से सोच ले, चौथा ऑप्शन भी पढ़ ले। इधर देखो, चौथा ऑप्शन पढ़ोगे, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये वाली बात मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूरी का जो वर्ग है ना, बिकॉज ये आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। एफ यहां पर समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे, आर स्क्वायर नीचे लिखेंगे, तो ये वाला सेगमेंट होगा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना दो पिंडों के बीच, ये वाला पिंड रे मेरे भाई दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दैट मींस ये वाला आपके सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर आपके सामने कुछ बेसिक सी बातें और भी लिखी हुई है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड किसी भी अन्य पिंड पर अपनी ओर से एक आकर्षण बल लगाता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब भी हो गया गुरुत्व धन आकर्षण। गुरुत्व यानी किसी भी पिंड के द्वारा जो किसी भी वस्तु के ऊपर या किसी भी अन्य पिंड के ऊपर आकर्षण बल लगाया जाता है, उसी को गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। और न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, यहां पर ध्यान से सुनना, अपन ने अभी पीछे डिस्कस करा था, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है ये। अब यहां पर कई बार ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक होता है g। इस वाले g की यूनिट आपसे पूछी जाती है। इस g की यूनिट अपन कैसे निकालेंगे? देखो, बल की यूनिट क्या होती है? बल की यूनिट होती है न्यूटन, तो ये न्यूटन यहां रख दिया अपन ने। इक्वल्स टू g की यूनिट अपन को निकालनी है, ये क्या है? दो द्रव्यमान है तो किलोग्राम का स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या दूरी है? तो ये दूरी किस में लेवे अपन? मीटर में ले लेवे, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब अपन को जी की यूनिट निकालनी है। किसकी निकालनी है? जी की। तो जी को इसी जगह पर रहने देंगे, और ये न्यूटन बेटा है, मीटर स्क्वायर ऊपर चल जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और किलोग्राम नीचे आ जाएगा तो प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये वाली यूनिट जो होती है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक की यूनिट होती है। और इसका मान कितना होता है? तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 6.67 इंटू 10⁻⁻19 ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मान होता है, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये कैसे आती है? इस वाले फॉर्मूला से आती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मात्रक भी इंपोर्टेंट है आपके लिए, और ये वाला मान भी इंपोर्टेंट है। 6.674 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये वाली बात ध्यान रखोगे, ये मान किसका होता है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक जी का होता है। प्रश्न अगला आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की आपको पहचान करनी है। 4 कथन आपके सामने लिखे हुए हैं, इसमें से छांटना है कि भाई साहब गलत कौन सा है रे। देखो, कई बार आप एग्जाम के अंदर यही गलती कर देते हो, या तो वो आपसे ये पूछ लेता है कि असत्य नहीं है। कुछ मेरे साथी उस नहीं को तो पढ़ते ही नहीं है, केवल असत्य को पढ़ करके ही सवाल का आंसर कर देते हैं कि भाई साहब पहला ही ऑप्शन असत्य, यही आंसर होगा।
शांति से पढ़ा करो सवाल को। अगर सवाल को पढ़ने में देरी तुमने कर दी ना, तो सरकारी नौकरी, सवाल को पढ़ने में जिस प्रकार की गलती आप करोगे, वही गलती आपको सरकारी नौकरी से उतने ही कदम दूर लेकर के चल जाएगी। बहुत कंपटीशन टफ हो गया मेरे भाई। कंपटीशन आप देखोगे, रीट के अंदर वैकेंसी भी इतनी कम है और ऊपर से कंपटीशन इतना ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भर रखा। उससे ऊपर ज्यादा आपको पढ़ाने वाले गुरुजन ऐसे यूट्यूब पे इतनी मेहनत करके आपको करीम करीम कंटेंट दे देते हैं। इन चीजों से कंपटीशन और भी ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन हमारी भी तो मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमें भी तो देना पड़ता है कंटेंट, आपको पढ़ाना पड़ता है। अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो और क्योंकि देखो, फायदा कौन लेता है? फायदा वही विद्यार्थी ले पाता है जिस विद्यार्थी ने मेहनत करी होती है। अगर इस पूरी की पूरी क्लास को भी नहीं देखेगा, बहुत सारे साथी तो ऐसे होंगे, आप देखोगे भले 40-50 हजार बच्चे इन क्लास को देखेंगे, लेकिन उसमें से पूरा क्लास को देख करके उसके नोट्स बनाने वाले बच्चे होंगे मात्र 200 या 300, और वो 200 या 300 बच्चे ही होते हैं जो सिलेक्शन लेते हैं। इसका मतलब आपके पास कंपटीशन बहुत कम है। ये जो सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें इतनी ज्यादा भीड़ भरी है, इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, लोग इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रखे हैं कि आपके कंपटीशन में कोई है ही नहीं। बहुत दूर-दूर तक कोई नहीं है। अगर आप शिद्दत से मेहनत करते हो, अगर आप सही डायरेक्शन के अंदर एफर्ट्स लगाते हो, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हो, तो मेरे भाई कोई नहीं आपके कंपटीशन में, आपको कोई नहीं पछाड़ सकता। आपका कंपटीशन है सिर्फ और सिर्फ आपसे, अपने आप से। देखो, ये वाला सवाल, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करो। गुरुत्वीय बल आकर्षण प्रकृति का होता है क्या? ये वाली बात तो गुरुजी अभी-अभी आपने बताई, सही बात है, ये तो आकर्षण प्रकृति का ही होता है। गुरुत्वीय बल का मान माध्यम पर निर्भर करता है क्या? अरे भाई, गुरुत्वीय बल का मान माध्यम पर निर्भर करेगा क्या? यहाँ पर आपकी पृथ्वी है, यहाँ पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। इन दोनों के बीच में माध्यम क्या है? इन दोनों के बीच में माध्यम बहुत सारे हैं। निर्वात भी है, इन दोनों के बीच में बहुत सारी जगह पर धूल के कण भी है, पृथ्वी का वायुमंडल भी है, कहीं पर कांच भी आ जाएगा, कहीं पर पत्थर भी है। तो मुझे एक बात बताओ, वो माध्यम पर निर्भर करेगा क्या गुरुत्वीय बल? अरे भाई साहब, माध्यम पर 1% भी डिपेंड नहीं करेगा। दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट इसका क्या हो गया? गलत हो गया। माध्यम से तो कोई लेना देना ही नहीं है भाई साहब इस गुरुत्वीय बल को। इसकी तो प्रकृति है आकर्षण करना, आकर्षित करेगा चीजों को ये। गुरुत्वीय बल संरक्षी प्रकृति का होता है, ये वाली बात बिल्कुल सही है, ये संरक्षी प्रकृति का होता है। संरक्षी प्रकृति का मतलब ये कभी भी खत्म नहीं होता है भाई साहब, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएगा, लेकिन खत्म कभी नहीं होगा, संरक्षित रहता है। गुरुत्वीय बल असंपर्क बल होता है, तो ये वाली बात भी सही है। मुझे बताओ, गुरुत्वीय बल लगाने के लिए कभी संपर्क में आना जरूरी है क्या? ये पेन मेरे हाथ में, यहाँ इसको मैं छोड़ूंगा ये नीचे ही आएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। ये पृथ्वी के डायरेक्ट कांटेक्ट में है क्या? नहीं है, फिर भी इस पर आकर्षण बल लग रहा है। इसका मतलब ये कैसा बल है? असंपर्क बल है। बिना टच किए, बिना छुआछूत के भी गुरुत्वाकर्षण बल जो है, गुरुत्वाकर्षण बल वो आपके लग रहा है। दैट मींस ये वाली बात भी सही होगी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में भी सारी बात लिखी हुई है आपके सामने कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियतांक है ना जी, इसका मान केवेंडिश वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा ज्ञात किया था, और जी का मान अभी अभी अपन ने देखा है 6.274 6.274 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये वाला मान किसने? केवेंडिश नाम के वैज्ञानिक ने आपके खोजा था, इन्होंने ये वाला मान निकाला था। प्रश्न अगला कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 10 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर उसका भार कितना होगा भाई साहब? बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसा प्रश्न है जो आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग यहां पर कर देगा। देखो मेरे भाई, सुनो बात को ध्यान से। एक होता है आपके द्रव्यमान, एक क्या होता है? द्रव्यमान, और एक होता है आपके भार। अब देखो, आप अभी पृथ्वी के ऊपर हो, बड़ा सीना चौड़ा करके कहते हो सर जी मैं तो 60 किलो का हूं, है ना? अपनी बहन को कहते हो देख रही तू तो 48 किलो की है, मैं तो 62 किलो का हूं, है ना? आपका जो रियल में वजन है ना, वो रियल में वजन जो है वो तो आपका द्रव्यमान है। अगर आप 62 किलो के हो रहे हो ना, तो मेरे भाई वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हो रहे हो। आपके ऊपर गुरुत्वीय स्थिरांक लग रहा है और गुरुत्वीय बल लग रहा है, इस वजह से आपका भार बढ़ जा रहा है, आपका वजन बढ़ जा रहा है। चंद्रमा के ऊपर आप जाओगे, आपका वजन अभी जितना है 6 गुना कम हो जाएगा। कितने गुना? 6 गुना वजन कम हो जाता है चंद्रमा पर, क्योंकि चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय बल होता है वो पृथ्वी का 1/6 गुना होता है। तो द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान आपका एक्चुअल वजन कितना है, आपका रियल वजन कितना है, आपका एक्चुअल वेट कितना है,
वो होता है आपका द्रव्यमान। यानी कि जो रियल क्वांटिटी होती है वो आपका द्रव्यमान होता है कि रियल में आपके अंदर कितना वजन है, रियल क्वांटिटी। रियल जो क्वांटिटी होगी वो आपका द्रव्यमान होता है, जबकि भार क्या होता है, भार के अंदर द्रव्यमान को अपन m से डिनोट करते हैं, भार को अपन w से डिनोट करते हैं। तो भार क्या होगा, जब m के साथ में कौन मिल जाएगा, g। आपने देखा होगा, क्योंकि अपन जैसे ये क्या है, ये गुरुत्वीय स्थिरांक है, और इस गुरुत्वीय स्थिरांक g का मान कितना होता है, पृथ्वी के ऊपर g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये गुरुत्वीय त्वरण भी होता है एक तरीके से। और सुनना बात को ध्यान से, भार में और द्रव्यमान में फर्क क्या, वो तो आप समझ ही गए। सवाल ने पूछा है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 10 न्यूटन है। क्या बोला इसने, वस्तु का वजन नहीं बोला है, वस्तु का भार बोला है। भार का मतलब क्या, इसको अपन W से डिनोट करेंगे। ये भार का मतलब हो गया आपका वेट। तो ये जो भार है पृथ्वी की सतह पर कितना है, 10 न्यूटन है। तो आपने यहां पर लिख लिया कि साहब चलो आपका जो वेट है वो पृथ्वी की सतह पर कितना है, 10 न्यूटन है। इसने बोला है कि चंद्रमा की सतह पर उसका भार कितना होगा। मैंने अभी अभी आपको बताया, चंद्रमा की सतह पर जब भी आप जाते हो तो पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर जितना आपका भार है उसका 6 गुना कम हो जाएगा, यानी कि 1/6 हो जाएगा। तो इसमें 10 में लगा दो 6 का भाग, 6 एकम 6, बच गए कितने, 4, 6 छड़ंगो 36, बच गए कितने, 4, है ना, 6 छड़ंगो 36, बच गए 4 वापस से, क्यों, क्योंकि 40 हो गए थे ना। हाँ, तो यहां पर फिर से 6 का 36, यानी कि लगभग 6.66 न्यूटन जो है आपके होगा। 0 न्यूटन ये तो गलत हो गया, 6.67 ये भी गलत हो गया, 10 न्यूटन भी गलत हो गया। बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी है, 1.67 न्यूटन के आसपास ये होगा आपका। अगर यहाँ पर 10 न्यूटन है तो वहां पर कितना होगा आपका भार। आप कहोगे गुरुजी अभी अभी आपने थोड़ी देर पीछे जो है हमको मात्रक बताया था बल का, न्यूटन। किसका मात्रक बताया था, बल का मात्रक आपने न्यूटन बताया था, बल का मात्रक न्यूटन बताया था। तो मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको बल का मात्रक न्यूटन बताया, और बल होता क्या है, F इज इक्वल्स टू ma होता है ना। और द्रव्यमान जो होता है, उस द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, आप कहोगे गुरुजी द्रव्यमान की यूनिट तो आपने ही बताई थी, किलोग्राम होती है। तो मेरे भाई यहां पर इसने 10 न्यूटन क्यों लगाया है, क्योंकि 10 न्यूटन है, इसका मतलब ये क्या है, ये भार है। और भार मैंने आपको बताया W इक्वल्स टू क्या होता है, mg होता है। यानी कि यहाँ पर पृथ्वी के द्वारा आपके ऊपर वजन लगाया जा रहा है, आपके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, आपको अपनी ओर खींचा जा रहा है, जिस वजह से आपका जो वेट है वो बढ़ रहा है। समझ गए बात को, इस वजह से इसका मात्रक भी क्या होगा, न्यूटन। बिकॉज न्यूटन क्या होता है, न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैसे होता है ये, F इक्वल्स टू एम में होता है, m का यूनिट होती है किलोग्राम और त्वरण की होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस वजह से न्यूटन ये होता है, और इसी वजह से इसने यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर जो भार है उस भार की इकाई न्यूटन में ली है। समझ गए बात को मेरी। चलो फिर ये वाला सवाल अच्छे से अगर समझा है तो ये इसकी व्याख्या दी हुई है कि चंद्रमा पर भार पृथ्वी की सतह पर भार का 1/6 गुना होता है, और इस हिसाब से इसमें आप भाग लगाओगे तो लगभग 1.67 न्यूटन आ जाएगा। वस्तु पर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल जो आरोपित किया जाता, देखो भार क्या है, सुनो ध्यान से, पृथ्वी द्वारा, वस्तु द्वारा पृथ्वी, मतलब किसी भी वस्तु के ऊपर पृथ्वी के द्वारा जो गुरुत्वीय बल आरोपित किया जा रहा है उसी को भार कहते हैं भाई साहब। यह भार का मतलब हो गया वेट आपका W, आपका वजन कितना है उसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण भी लग रहा है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से बल ही तो हो गया, क्योंकि बल को क्या पढ़ते हैं अपन, F इक्वल्स टू m में पढ़ते हैं, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण आते हैं, यहाँ पर द्रव्यमान भी है और पृथ्वी के द्वारा लगाया जा रहा है त्वरण। ध्यान रखना, किसी भी चीज को ऊपर उछालेंगे, ऊपर फेंकेंगे तो उसके ऊपर ऋणात्मक त्वरण लगेगा, निगेटिव काम करेगा, उसको बोलते हैं मंदन। ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। चलो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। आपको पता है डेयरी के अंदर क्या किया जाता है, दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। अब इसमें ये कह रहा है कि इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, क्रिस्टलीकरण के नाम से जाना जाता है क्या। इसको इस तरीके से समझो, आप गांव से बिलोंग करते हो, आपके घर में मम्मी बिलोना करती होगी, बिलोना करती है तो दूध को ऐसे हिलाती है ना मम्मी, है ना, वो हिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये पूछना चाह रहा है। ऐसे दूध को हिलाने से क्या होता है, दूध जो होता है भारी भारी चीज वो पीछे चल जाती है, और जो मक्खन होता है हल्का होता है वो उसमें से निकल करके उसका मंथन होकर के मथ करके वो एक जगह सेंटर में आ जाता है। और ये किस वजह से होता है, आंशिक आसवन की वजह से, अपकेंद्रण की वजह से, या डिकेंटेशन की वजह से।
तो देखो क्रिस्टलन का तो इसमें कोई रोल है नहीं। क्रिस्टलीकरण का मतलब तो क्या है? क्रिस्टलीकरण का मतलब तो हो गया चीजों को क्रिस्टल में कन्वर्ट कर देना। जैसे आपने देखा होगा मिश्री, मिश्री क्या है? क्रिस्टल है। वो होता क्या है? शुगर होता है लिक्विड, लेकिन उसको उसमें से जल को बाहर निकाल करके क्रिस्टलीकृत कर दिया जाता है। कई जगह पर क्रिस्टलीकृत जल भी यूज होता है, तो क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया अलग होती है। आंशिक आसवन, आसवन भी अलग चीज है, ये भी एक आसवन विधि है। डिकेंटेशन इसका भी इसमें नहीं होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसका अपकेंद्रण। अपकेंद्रण दो चीजें होती है, एक होता है अभिकेंद्रण और एक होता है अपकेंद्रण, है ना। देखो अभिकेंद्रण का मतलब क्या होता है? जैसे ये इसके अंदर मशीन लगा करके उसको मथा जाता है ना, जब चीजों को घुमाया जाता है ना, तो एक फोर्स तो लगता है सेंटर की ओर, वो सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स तो कहलाता है अभिकेंद्रण। और एक फोर्स आभासी फोर्स, शूडो फोर्स जिसको बोलते हैं, छदम बल जिसको बोलते हैं, वो बाहर की ओर लगता हुआ प्रतीत होता है, जिसको बोलते हैं अपकेंद्रण। तो ये जो अपकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है, इसकी वजह से दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, तो वृत्तीय पथ के केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल का अनुभव होता है, जिसे अपकेंद्रण बल कहते हैं। इसको शूडो फोर्स भी कहते हैं फिजिक्स के अंदर, है ना। मतलब शूडो फोर्स भी इसमें साइलेंट रहता है, ये शूडो फोर्स होता है। छदम बल भी बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं? छदम बल भी बोलते हैं। यह एक आभासी बल है, जिसकी उत्पत्ति वस्तु के जड़त्व के कारण होती है। जड़त्व के कारण इसलिए होती है, जैसे आप एक काम करना, आज एक काम करना मेरे कहने से, एक रस्सी लेना, उसके सिरे पर एक पत्थर बांधना और उस रस्सी को गोल 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 घुमाना, यानी कि उसको वर्तीय गति करवाना। जब वो वस्तु वर्तीय गति करेगी, तो उस वस्तु पर केंद्र की ओर जो बल लग रहा होगा, उसको केंद्र की ओर खींचेगा, उसको तो बोलेंगे अभिकेंद्रण बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको अपन कहते हैं। और दूसरा होता है आपका, जो उस वस्तु को बाहर की ओर लगता हुआ प्रतीत होता है, वो होता है अपकेंद्रण बल। जैसे आप कार में बैठे हुए, कार अगर चलती हुई कार टर्न करेगी ना, तो कार जब टर्न करती है, तो कार के टायर जो होते हैं, उसके और फ्रिक्शन की वजह से उसके ऊपर तो लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्रण बल, केंद्र की ओर बल। और कार के अंदर बैठे हुए व्यक्ति को बाहर की ओर महसूस होता है, यानी कि उसको ऐसा लगता है जैसे कार अगर ऐसे घूमेगी ना, तो वो व्यक्ति बाहर की ओर झुकेगा। वो होता है जड़त्व के कारण, गतिशील जड़त्व के कारण, क्योंकि वो उसकी बॉडी जो थी वो गति मूवमेंट थी उस डायरेक्शन में, कार एकदम से मुड़ गई तो उसकी दिशा चेंज हो गई, इस वजह से वो उसी डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। वहां पर उसके ऊपर कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रण बल लगता है। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े इसी सिद्धांत पर साफ होते हैं। वॉशिंग मशीन के अंदर सेम वही चीज, दूध से क्रीम अलग करने के अंदर इनके अंदर अपकेंद्रण वाला जो बल है वो आपके काम में आता है, अपकेंद्रण फोर्स काम में आता है। प्रकृति के मूलभूत बलों में सबसे प्रबल बल कौन सा है? मूलभूत बल होते कौन कौन से? पहली बात तो मूलभूत बल वो बल जो अपने आप प्रकृति के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपका नाभिकीय बल है ना। नाभिकीय बल के अलावा गुरुत्वाकर्षण बल अपने आप एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अलावा आपका विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल भी लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक दे रहा है दुर्बल बल। तो यहाँ पर ये कह रहा प्रकृति के मूलभूत बलों में सबसे प्रबल बल कौन सा है। यहाँ पर आप देखोगे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो फोर्स होता है वो होता है न्यूक्लियर फोर्स, है ना। नाभिकीय बल जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रबल होता है, एक नंबर में इस पे डाल रहा हूं। दो नंबर पे आता है आपका विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इससे कम पर आएगा तीसरे नंबर पर आपका दुर्बल बल, और गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये आएगा चौथे नंबर पे, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। गुरुत्वाकर्षण बल आपको जानबूझ करके खींचेगा नहीं अपनी ओर, जबकि बाकी फोर्सेज होते हैं इनमें ज्यादा ताकत होती है, जानबूझ के अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो है नाभिकीय बल प्रकृति में मौजूद बलों में से सबसे प्रबल बल होता है। निम्न में से असंरक्षी बल का उदाहरण है। असंरक्षी बल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखो दो प्रकार की चीजें होती है, एक होती है संरक्षी, एक होगा आपका संरक्षी बल, और दूसरा कह रहा है असंरक्षी बल। क्या होते हैं संरक्षी और असंरक्षी? ऐसे बल जो बल हमेशा कंजर्व रहते हैं, यानी कि उन बल के उस बल को लगाने में आपकी जो एनर्जी खर्च होती है, वो एनर्जी किसी ना किसी और रूप में बदल जाती है। वहां पर वो बल हमेशा क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। उस बल का हमेशा कंजर्वेशन रहता है, वो बल हमेशा संरक्षित रहता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है, लेकिन खत्म कभी भी नहीं होता। वो होता है संरक्षी बल। यहाँ इसने पूछा है असंरक्षी बल कौन सा है, तो देखो एक एक ऑप्शन को अपन देखते हैं। स्प्रिंग बल, ये तो संरक्षी बल होता है। क्या होता है? ये संरक्षी बल होता है। स्प्रिंग बल कैसे होता है संरक्षी बल? जैसे देखो ऐसी स्प्रिंग होती है आपकी, ये आपकी स्प्रिंग है, आपने इस स्प्रिंग को खींचा, खींच करके इसको लंबा कर दिया, जैसे ही इसको छोड़ोगे वापस ये
अपनी डायरेक्शन में आ जाएगी। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, आपने अगर एक डायरेक्शन में फोर्स लगाया है तो दूसरी डायरेक्शन में भी दूसरा फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि उसके ऊपर लगने वाला बल और विपरीत लगने वाला बल, उस बल का पूरा संतुलन बना रहता है। इस वजह से ये स्प्रिंग बल जो है संरक्षी बल होगा। विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी आपके जो संरक्षी बल होता है, गुरुत्वीय बल भी संरक्षी बल होता है। लेकिन आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, घर्षण बल, ये संरक्षी नहीं होता है। ये संरक्षी क्यों नहीं होता है? घर्षण बल कहां लगता है? जब भी कोई दो सतह के बीच में स्पर्श होता है, घर्षण होता है ना। जैसे आपकी गाड़ी चल रही है, कार चल रही है रोड के ऊपर या बाइक चल रही है, तो आपके टायर के और रोड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स होता है। सतह जितनी ज्यादा चिकनी होगी वहां पर घर्षण बल उतना ही कम होगा, सतह जितनी ज्यादा खुरदरी होगी वहां पर घर्षण बल उतना ही अधिक होगा। और घर्षण बल जहां अधिक होता है वहां पर वस्तुओं की हानि बहुत ज्यादा होती है। जैसे घर्षण बल जितना ज्यादा होगा वहां पर कार, जैसे आप कार को टर्न कर रहे हो, कार के टायर घिस रहे हैं, घर्षण बल की वजह से, जैसे ये मेरे सामने पोडियम पड़ा है, इसको मैं खिसकाऊंगा ना इधर उधर, तो इस पोडियम के और नीचे रखे हुए फर्श के बीच में घर्षण होगा, उनके बीच में आपके फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या करता है, वस्तु के अंदर होने वाली स्थिति के परिवर्तन का विरोध करता है। ये वस्तु यहाँ है तो यही रहनी चाहिए, इसको मैं आगे खिसकाऊंगा ना तो इस पर मेरे द्वारा फोर्स लग रहा है आगे की ओर, तो सतह के द्वारा इसके ऊपर फोर्स लगेगा पीछे की ओर। यानी कि घर्षण बल हमेशा विपरीत डायरेक्शन के अंदर काम करता है, और घर्षण बल जो होता है वो हमेशा खत्म हो जाता है। जैसे जहां पर घर्षण बल लगेगा वहीं लग करके खत्म, जबकि बाकी बल क्या होते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाते हैं, वो हमेशा कंजर्व रहते हैं। तो यहाँ पर ये असंरक्षी बल का उदाहरण है आपका घर्षण बल। यहाँ देखो ये क्या कह रहा है, संरक्षी बल वे बल जिनके द्वारा किसी पिंड या वस्तु को एक पूर्ण चक्र या बंद पथ में घुमाने पर किया गया कुल कार्य शून्य हो जाता है। यानी कि ये बल क्या रहता है, बैलेंस्ड रहता है, यहाँ पर कुल कार्य शून्य हो जाता है। जैसे अपन ने स्टार्टिंग में सबसे पहला फोर्स देखा था, सबसे पहला फोर्स अपन ने कौन सा देखा था, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स में क्या होगा, अपन स्प्रिंग को खींचने के लिए इधर बल लगाएंगे, उसके अंदर स्प्रिंग के अंदर एक और फोर्स एग्जिस्ट करता है जो कि उसके दूसरी डायरेक्शन में लगता है, और ये दोनों बल एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। ये बैलेंस्ड रहता है। जैसे गुरुत्वीय बल है, स्प्रिंग बल है, स्प्रिंग के अंदर अंदर काम करने वाला आपके प्रत्यायन बल होता है, चुंबकीय बल है, स्थिर विद्युत बल है। असंरक्षी बल क्या होता है, इसमें टोटल बल जो होता है ना वो शून्य नहीं होता है। जैसा आपका शान बल है, विस्कोसिटी, शांता जो होती है, उस शांता की वजह से शान बल लगता है। लिक्विड जितना ज्यादा गाढ़ा होगा वो उतना ही धीरे फ्लो करेगा, जितना ज्यादा पतला होगा उतना ही फास्ट फ्लो करेगा। वही आपके घर्षण बल, ये क्या करते हैं, ये जो है सिचुएशन का अपोज करते हैं, और ये असंरक्षी होते हैं। इनके अंदर टोटल जो फोर्स होता है ना उस वस्तु के ऊपर लगने वाला, वो टोटल बल जो है वो शून्य नहीं होता है। निम्न में से कौन सा कथन घर्षण बल के बारे में सत्य नहीं है? आप कहोगे गुरुजी घर्षण बल के इतने सवाल क्यों दे दिए? क्योंकि आपके रीट के एग्जाम में फ्रिक्शन फोर्स से सवाल पूछे जाते हैं। फोर्स वाले टॉपिक के अंदर फ्रिक्शन सबसे फेवरेट पोर्शन होता है आपके आरएसएस का। तो फ्रिक्शन वाले सेगमेंट से सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि फ्रिक्शन के सेगमेंट में से जो कुछ भी सवाल आपका बन सके, सारे सवाल आप राइट करके आए एग्जाम में। ये कह रहा है कि कौन सा कथन घर्षण बल के बारे में सत्य नहीं है, गलत कौन सा ये पूछा है। घर्षण वह बल है जो संपर्क में आई सतहों की सापेक्ष गति का विरोध करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर एक सतह ये है, दूसरी सतह ये है, इन दोनों के बीच में गति हो रही है ना, तो उस गति का, सापेक्ष गति का क्या करेगा, ये विरोध करेगा, अपोज करेगा। मैंने आपको बताया ना, जैसे मैं इस टेबल को उधर खिसकाना चाहूंगा तो फर्श के द्वारा इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्रिक्शन फोर्स लगाया जाएगा, घर्षण बल लगाया जाएगा। पहली बात सही है। वह घर्षण बल जो संपर्क में आए तलों के मध्य आपेक्षिक गति उत्पन्न होने से पूर्व कार्य करता है, स्थैतिक घर्षण कहलाता है। देखो घर्षण बल भी दो प्रकार का होता है, एक गतिक घर्षण होता है, एक स्थैतिक घर्षण होता है। गतिक घर्षण, चलती हुई वस्तु जब रुकती है तब वहां पर तो गतिक घर्षण लगता है, और स्थिर पड़ी हुई वस्तु जब गति करना शुरू होती है तो वहां पर स्थैतिक घर्षण लगता है, क्योंकि वो वस्तु पहले कौन सी सिचुएशन में थी उसके आधार पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो जो संपर्क में आए तलों के मध्य आपेक्षिक गति जब उत्पन्न होती है ना, उससे पूर्व कार्य करता है वो वाला बल तो होता है स्थैतिक घर्षण, और उसके बाद में जो कार्य करता है वो होता है आपके गतिक घर्षण। वही अगर गति करती हुई वस्तु है, वो जब रुकना चाहेगी तो वहां पर गतिक घर्षण लगेगा। मशीनों में घर्षण ऊर्जा के अपव्यय और टूट फूट का कारण होते हैं। यानी कि मशीनें जो होती है ना, उनमें घर्षण की वजह से ऊर्जा का अपव्यय ज्यादा होता है। बहुत सारी मशीनें चलती है, आपने देखा मशीनें चलती चलती टूट क्यों जाती है, एक समय आने के बाद में वो खराब क्यों हो जाती है, क्योंकि वहां पर उन मशीनों के इक्विपमेंट के बीच में क्या लग रहा होता है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है। ये फ्रिक्शन फोर्स धीरे धीरे उनके पुर्जों को कमजोर कर देता है, मरम्मत के कार्य की उनको जरूरत होती है, उनके टूट फूट हो जाती है। तो ये वाली बात भी सही है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक है। रोलिंग घर्षण का मतलब क्या होता है, जैसे ये आपकी तिल पट्टी है, बचपन के अंदर तिल पट्टी के ऊपर होंगे आप ऐसे तिसले होंगे, यहाँ मैं इसको रखूंगा तो ये तो हो गया मेरा रोलिंग घर्षण, जो ऐसे रोल करते हुए नीचे जा रहा है ना, मतलब ऐसे रोल कर रहे हो एक तो आप किसी चीज को, जैसे कार का टायर चल रहा है,
टायर घूमते हुए चल रहा है। और एक रोलिंग घर्षण के अलावा दूसरा कह रहा है स्लाइडिंग घर्षण। स्लाइडिंग घर्षण का मतलब आप स्लाइड कर रहे हो, एक तो रोल कर रहे हो, एक स्लाइड कर रहे हो। सुनना मेरी बात को ध्यान से। एक तो मैं क्या करूं, गोल गोल टायर बना करके इस टायर को घुमा करके यहां से लेकर यहां तक लेकर के जाऊं, और एक मैं इस टायर को घिस करके यहां से वहां लेकर के जाऊं। यानी कि रोल करने में घर्षण बल ज्यादा लगेगा या स्लाइडिंग में घर्षण बल ज्यादा लगेगा? यार छोटा सा बच्चा बता देगा कि जब स्लाइडिंग होगी ना, चीज घिसेगी ना, घिस करके आगे जाएगी, तब घर्षण बल ज्यादा लगेगा। इसका मतलब ये वाली चीज गलत हो गई। स्लाइडिंग घर्षण जो है ये रोलिंग घर्षण से ज्यादा होना चाहिए था, जबकि ये कह रहा है कि ये ज्यादा होता है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? कॉमन सी बात है। पहला कह रहा है द्रव्यमान अधिक होता है। अरे भाई, द्रव्यमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलने कठिन होने के बीच में, चलने के लिए आपको क्या करना होता है, सत्ते के और आपके पैरों के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है, वो जो फोर्स होता है उसका नेचर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना फास्ट। एक तो आप देखो खाली रोड पड़ी हुई है, उस खाली रोड पे चल के देखो, और एक आप मिट्टी के अंदर चल के देखो, कहां पर आसानी से चला जाएगा? खाली रोड में, क्योंकि वहां पर घर्षण कम है। जैसे आप मिट्टी के अंदर जाओगे, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। मिट्टी के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। जब आप गति करोगे तो आपकी गति की दिशा का विरोध करेंगे, उस वजह से वहां पर चलना मुश्किल हो जाता है। और एक जो बहुत ज्यादा चिकनी सतह होती है, वहां तो घर्षण होता ही नहीं है, बिल्कुल घर्षण होता ही नहीं है, तब वहां तो आप फिसलोगे, डायरेक्ट चल ही नहीं पाओगे। तो क्या कह रहा है कि घर्षण किस कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? जड़त्व अधिक होता है, ये भी नहीं होगा इसके अंदर, ये भी नहीं होगा। फिर घर्षण का अभाव होता है। देखो, घर्षण का अभाव, जितनी ज्यादा चिकनी सतह होगी वहां पर घर्षण उतना ही कम होगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो घर्षण का अभाव होने की वजह से बर्फ के ऊपर चलना कठिन होता है। जड़त्व कम होता है या जड़त्व अधिक होता है, इससे कोई मायने नहीं रखता। जड़त्व इनर्शिया, जड़त्व तो हर जगह सेम ही होगा। अगर आप, जड़त्व होता क्या है? जड़त्व होता है आप जिस स्थिति में हो, गतिमान हो तो गतिमान रहना चाहोगे, स्थिर हो तो स्थिर रहना चाहोगे किसी भी वस्तु के बारे में। तो जड़त्व यानी कि इनर्शिया तो अलग चीज होती है, इसका यहाँ पर कोई लेना देना ही नहीं है। ना यहाँ पर द्रव्यमान के अधिक कम होने से कोई फर्क पड़ता है। यहाँ पर फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? घर्षण की वजह से। देखो, घर्षण बल के लाभ क्या क्या है? घर्षण बल हमको चलने में सहायता करता है। अगर घर्षण बल नहीं होता तो हम चल ही नहीं पाते। चिकनी सतह पर चल पाओगे क्या? क्योंकि वहां पर घर्षण लगभग जीरो होता है। तो चिकनी सतह पर तो आपका पैर एक जगह से उठ करके दूसरी जगह जा ही नहीं पाएगा, फिसल जाओगे आप। वाहनों को चलने एवं घुमाने में सहायता, वाहन चल रहे होते हैं ना, टायर घूम रहा होता है, वाहनों के चलने के अंदर भी फ्रिक्शन फोर्स ही सहायता करता है। वाहनों के टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। आपने कभी सोचा है, बाथरूम के अंदर आपके जब टाइल्स लगाते हैं तो ये बोला जाता है बड़े बुजुर्गों के द्वारा कि टाइल्स खुरदरी लगाना, थोड़ी सी ऐसी लगाना जिनमें फ्रिक्शन फोर्स क्या हो, थोड़ा सा फ्रिक्शन फोर्स हो। सतह जितनी ज्यादा चिकनी होगी, फ्रिक्शन फोर्स उतना ही कम होगा। कम होगा फ्रिक्शन फोर्स तो फिसल जाओगे आप। बाथरूम में फिसल के गिरोगे, धड़ाम, सर फूटेगा, हाथ टूटेगा, है ना। फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए। बाथरूम के अंदर जो टाइल्स लगाई जाती है वो टाइल्स ऐसी लगानी चाहिए जिनकी सतह थोड़ी सी खुरदरी होती है। यहाँ पर अगला है, वाहनों को चलने में सहायता करता है। ब्रेक द्वारा वाहन को रोकना संभव होता है। ब्रेक लगाओगे तो वाहन रुक रहा है ना, वहां पर भी आपका कौन सा बल काम कर रहा है? वहां पर भी आपका घर्षण बल ही काम कर रहा है। कपड़ा बुनना, कपड़े की अगर आप बुनाई कर रहे हो, यहाँ पर भी फ्रिक्शन फोर्स काम में कर रहा है। और घर्षण बल की हानियां क्या होती है? इसके कारण ऊर्जा की हानि होती है, जिससे मशीन की दक्षता घट जाती है, एफिशिएंसी घट जाती है, अपन पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। और वाहनों में लगभग 20% ईंधन घर्षण बल के कारण अधिक खर्च होता है। अब घर्षण बल का होना जरूरी भी है। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो वाहन चल भी नहीं पाएंगे, फिसलते ही रहेंगे। तो हर चीज के प्लस माइनस दोनों पॉइंट होते हैं, यहाँ पर इसके भी है आपके। ग्रहों की गति के केपलर नियम किसके प्रयोग पर आधारित है? केपलर के जो नियम है ये पोलरा किसके प्रयोग पर आधारित है? केपलर ने भाई साहब ग्रहों की गति के 3 नियम दिए थे, है ना। 3 नियम कौन कौन से दिए थे? पहला नियम था केपलर का कि जो ग्रह होते हैं ना, वो पृथ्वी के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्कर नहीं लगाते हैं। फिर कैसी कक्षा में चक्कर लगाते हैं? वो लगाते हैं इलिप्टिकल फॉर्म में चक्कर लगाते हैं। इलिप्टिकल फॉर्म का मतलब क्या हो गया? दीर्घ वर्ताकार कक्षा के अंदर चक्कर लगाते हैं। ये आपके पहला नियम था केपलर भाई साहब का। दूसरा नियम क्या था केपलर भाई साहब का? इन्होंने दूसरा नियम ये बताया कि ये जैसे पृथ्वी है और यहाँ पर इस प्रकार से कोई भी ग्रह जो है वो चक्कर लगा रहा है ना। अब मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जो चक्कर लगा रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट यहां से लेकर के यहां आने में जितना समय लेगा ना, यानी कि इस वाले एरिया को कवर करने में जितना समय लेगा ना, उतना ही समय ये आगे वाले एरिया को, यानी कि अगर एरिया ये वाला कितना है, 100 मीटर स्क्वायर एरिया है मान लो, अगर ये वाला, तो अगला 100 मीटर स्क्वायर एरिया इतना सा ही हो रहा है। अगला अगर 100 मीटर स्क्वायर इतना सा ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जगह चौड़ी हो जा रही है, तो फिर इसको और इसको पार करने में उसको लगने वाला जो समय होगा ना, वो समान होगा।
यानी कि कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि उसका जो सापेक्ष क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल के सापेक्ष में गति होती है वो चेंज होती रहती है। यानी कि अगर अधिक क्षेत्रफल उसको कवर करना है तो वहां पर वो स्पीड अपनी आप बढ़ा लेगा, और अगर कम क्षेत्रफल है, कम दूरी तय करनी है, तो वहां पर वो अपना आप अपनी स्पीड को कम कर लेगा। तो वहां की गति इसके अकॉर्डिंग हैंडल होती है। और तीसरा जो नियम होता है ना केपलर की गति का, वो तीसरा नियम ये कहता है, जैसे ये कोई पिंड है, मान लो कि ये आपके सूर्य है, इस सूर्य के चारों ओर ये दीर्घ वर्ताकार कक्षा के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। ये जब चक्कर लगा रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर एक अक्ष होती है जिसको दीर्घ अक्ष कहते हैं, और यहाँ पर जो सेंटर होता है ना, वो सेंटर के अंदर नहीं होता है। मतलब सूर्य जो होता है ना, वो बिल्कुल सेंटर में नहीं होता है, वो या तो होगा यहाँ या होगा वहां पर। तो इसके ऊपर इस प्रकार से दीर्घ वर्ताकार कक्षा से चक्कर लगाएंगे, तो ये वाली अक्ष जो हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको दीर्घ अक्ष बोलेंगे, और इस वाली अक्ष को बोलेंगे लघु अक्ष। तो ये जो दीर्घ अक्ष जिसको अपन ए बोल रहे हैं, ये कह रहा है कि इसका जो दीर्घ अक्ष होती है ना, ये दीर्घ अक्ष का घन जो होता है वो समानुपाती होता है इसके आवर्तकाल के स्क्वायर के। ये वाली बात जो है बोली गई है केपलर की गति के तीसरे नियम के अंदर। अगर हमारे पास उसकी स्पीड है, अगर गति करने वाले पिंड की स्पीड है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि वो कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है अभी, या फिर अपने पास आवर्तकाल है तो उसकी स्थिति का अपन पता लगा सकते हैं। तो केपलर की गति के ये 3 नियम थे। इन नियमों में से ये पूछ रहा है कि केपलर का नियम किसके प्रयोग पर आधारित है। इनमें से किसने प्रयोग किया था? न्यूटन के प्रयोग पर आधारित है, कोपरनिकस के प्रयोग पर, केवेंडिश के प्रयोग पर, या फिर टाइको ब्राहे के प्रयोग पर। तो टाइको ब्राहे भाई साहब जी जो है, इनके द्वारा जो प्रयोग किया गया उसी के आधार पर केपलर ने अपनी ग्रहों की गति के नियम दिए थे। यहाँ पर आपके सामने तीनों नियम लिखे हुए भी है केपलर की गति के। प्रथम नियम है कक्षाओं का नियम, जिसमें यह कहता है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार इलिप्टिकल फॉर्मेट में चक्कर लगाते हैं, है ना। और दीर्घवृत्त का जो केंद्र है केंद्र पर नहीं होता है, फिर कहां पर होता है? फोकस या नाभि के ऊपर स्थित होता है। यानी कि जो दीर्घवृत्त है ना, इसका केंद्र तो यहाँ होगा, केंद्र पर सूर्य स्थित नहीं होता, या तो यहाँ पर होता है या यहाँ पर होता है। दूसरा द्वितीय नियम है क्षेत्रीय चाल का नियम। ये नियम क्या कहता है कि ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है। क्षेत्रीय चाल मतलब इतना सा जो क्षेत्रफल कवर करने का है ना, जैसे अगर 100 मीटर स्क्वायर जो है ना, इसको कवर करने में जितना समय लिया ना, अगला अगर एरिया 100 मीटर स्क्वायर में इतना सा हो रहा है ना, उसको कवर करने में भी उतना ही समय लेगा। तो क्षेत्रीय चाल, क्षेत्रफल को, रिलेवेंट क्षेत्रफल को कवर करने में उसकी जो चाल होती है वो समान रहती है। क्षेत्रीय चाल का नियम है ये कि कोणीय समय, ये इसमें एक्स्ट्रा चीजें दी हुई है, कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है केपलर की गति का दूसरा नियम। तीसरा नियम है आवर्तकाल का नियम। यह नियम बताता है कि सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी अगर r है, यानी कि ये अगर मान लो ये ग्रह यहाँ पर है और सूर्य आपका यहाँ पर बैठा है, तो इसकी औसत दूरी अगर r है ना, तो इस r का जो घन होगा ना, वो इस परिक्रमण काल, इसके द्वारा चलने वाली दूरी के, इसके आवर्तकाल के वर्ग के समानुपाती होगा। ये केपलर की गति का तीसरा नियम है। हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि केपलर की गति के जो नियम है, ग्रहों की गति के नियम, वो किस पर आधारित है? वो आपके जो है टाइको ब्राहे के जो नियम थे, 3 नियम, उन नियमों के ऊपर आधारित है। यहां से आगे अपन डिस्कस करेंगे अपना प्रकाश वाला टॉपिक। यहाँ बल वाला टॉपिक पूरा होता है कंप्लीट। यहां से शुरुआत करते हैं प्रकाश की। देखो, प्रकाश का पहला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, सही बात है क्या? तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। प्रकाश तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, सही बात है साहब। रेडियो वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। प्रकाश तरंगों का निर्वात में वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ये वाली बात सही है क्या? ये बात भी सही है। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक ओले रोमर थे, ये वाली बात भी सही है भाई साहब। इन वैज्ञानिक का नाम याद रख लेना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ओले रोमर भाई साहब जी जो है प्रकाश की चाल को मापने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे। तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। इसके बारे में सारी बातें यहाँ पर आपके सामने लिख दी गई है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश तरंगों की चाल का मापन सर्वप्रथम ओले रोमर वैज्ञानिक ने किया था। प्रकाश की तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ये वाली सारी बातें तो लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो है आपकी, एक तो प्रकाश की जो चाल होती है ना, वो सर्वाधिक चाल कहां पर होती है? निर्वात में होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यही वाला अपना सेकंड स्टेटमेंट था। प्रकाश की चाल जो है वो निर्वात में कितनी होती है, ये आपसे पूछा जाता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और पीछे अपन ने देखा था गुरुत्वीय स्थिरांक का मान क्या होता है? 6.274 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आपके इस जी का मान होता है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड, है ना। ये वाली बातें ध्यान रखोगे। ये कुछ स्थिरांक है जिनका आपको एग्जाम में सवाल सीधा सीधा पूछ लिया जा सकता है। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज और निकल करके आती है, 2 प्रकार की तरंगे। देखो, एक होती है प्रकाश तरंगे, क्योंकि इसने प्रकाश की बात करी तो अपन प्रकाश को यहाँ पर समझ लेते हैं। एक होती है प्रकाश तरंग और एक होती है ध्वनि तरंगे।
साउंड वेव्स और आपके ऑप्टिकल वेव्स। तो जो प्रकाश तरंगे होती है ना साथियों, ये प्रकाश तरंगे कैसी होती है? ये प्रकाश तरंगे होती है आपकी अनुप्रस्थ तरंगे। कैसी होती है प्रकाश तरंगे? अनुप्रस्थ होगी ये वाली, जबकि आपकी ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्ध्य होती है, अनुप्रस्थ तरंगे। ट्रांसवर्स वेव्स बोला जाता है और इनको लॉन्गिट्यूडनल बोला जाता है। ध्वनि तरंगे आपकी अनुदैर्ध्य तरंग होती है। आप कहोगे गुरुजी ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य का मतलब क्या है? इस बात को समझना मेरे को ध्यान से देखो। क्या होता है, समय के साथ में जब तरंग आपकी गति करती है और उस गति करती हुई तरंग के अंदर श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है, वो तरंग इस प्रकार से गति करती है तो वो अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। यानी कि गति की दिशा के परपेंडिकुलर वो गति कर रही है। जबकि अगर कोई तरंग गति करती है और वो गति करते हुए इस प्रकार से गति करेगी ना केवल, यानी कि केवल और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर ही गति करेगी, तो आपकी अनुदैर्ध्य तरंग होगी। और ध्वनि तरंगे जो होती है वो आपको पता ही है, ध्वनि तरंगे इस प्रकार से ध्वनि तरंगे कहीं पर तो बहुत ज्यादा चौड़ी चौड़ी होती है, कहीं पर बहुत ज्यादा माइनर माइनर सी पतली पतली सी होती है, फिर कहीं कहीं चौड़ी चौड़ी होती है। यानी कि कुल मिलाकर के इस प्रकार से आप देख लो कि ये जैसे ध्वनि तरंगे ये ऐसे गति कर रही है, कहीं पर तो ये चौड़ी हो जा रही है, कहीं पर ये सकड़ी हो जा रही है। यानी कि माध्यम की जो आपके ध्वनि तरंग गति की दिशा है ना, उस गति की दिशा के आसपास ही वहां पर क्या कर रही है, कंपन करती है, तो वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कई बार ये भी पूछा जाता है। एक बात और, प्रकाश तरंगों को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि ध्वनि तरंगों को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये वाला सवाल कॉमन है जो पूछा जाता है आरएसएसबी के द्वारा, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ध्वनि तरंगों को गति करने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, जबकि प्रकाश तरंगों को गति करने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, ये निर्वात के अंदर भी गति कर लेती है। अगला प्रश्न है आपका, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों? घास हमें हरे रंग की क्यों दिखाई देती है? देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट हमको क्यों दिखाई देता है, सबसे पहले तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझो कि कोई भी चीज हमें दिखाई क्यों दे रही है। कोई भी चीज हमें दिखाई इसलिए देती है क्योंकि उस वस्तु के ऊपर सूर्य से आने वाला प्रकाश आकर के टकराता है और टकरा करके वहां से उस वस्तु से फिर हमारी आंख के पास आता है। देखो, जैसे यहां पर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, अब ये ऑब्जेक्ट यहां खड़े हुए किसी व्यक्ति को दिखाई दे रहा है, अगर यहां खड़े हुए किसी व्यक्ति को दिखाई दे रहा है ना, वो कब दिखाई दे रहा है? सूर्य जो है ना, उस सूर्य से क्या होता है, प्रकाश पहले जाता है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर और इस ऑब्जेक्ट से टकरा करके फिर इसकी आंख के पास आता है, तब वो चीज उसको दिखाई देती है। तभी तो होता है ना जब अंधेरा होता है, अंधेरे में आप अपनी आंखों के ऊपर टॉर्च से रोशनी करो, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन जिस ऑब्जेक्ट को देखना है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर रोशनी करो, उस ऑब्जेक्ट पे रोशनी करोगे तो क्या होगा, टॉर्च का प्रकाश उस ऑब्जेक्ट पे जाएगा, प्रकाश की तरंगे उस ऑब्जेक्ट से टकराएगी, वहां से परावर्तित होकर के आपकी आंखों तक आएगी, फिर वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा। अब वो ऑब्जेक्ट आपको किस रंग का दिखाई देगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कौन कौन से रंगों को एब्जॉर्ब किया गया है और कौन से रंगों को परावर्तित किया गया है। आपको पता है जो श्वेत प्रकाश होता है, जो श्वेत प्रकाश होता है, इस श्वेत प्रकाश के अंदर कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। 7 रंग बेंजानी है पीनाला, जिसको आप विबग्योर बोलते हो, है ना? तो वो 7 रंग होते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या है, अगर सारे के सारे रंगों को परावर्तित कर दिया गया है ना, तब तो यहाँ पर ये जो है सफेद कलर का दिखेगा। अगर इसने बाकी सारे रंगों को एब्जॉर्ब कर लिया है और केवल हरे रंग को ही परावर्तित करा है, तो अपन को हरे रंग का दिखाई देगा। समुद्र हमें नीला क्यों दिखाई देता है? समुद्र नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि आसमान नीला है। यही वाली बात है क्या? हाँ, वो वाली बात हो सकती है कि आसमान का प्रतिबिंब बनता है, 1% वो भी रोल काम करता है, लेकिन समुद्र जो होता है प्रकाश, सभी प्रकार की प्रकाश तरंगों को अवशोषित कर लेता है, जबकि नीले रंग की प्रकाश तरंगों को परावर्तित। इस वजह से पानी या समुद्र हमको नीला दिखाई देता है। रियल मायने में वो नीला नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कोई रंग नहीं होता। जबकि हमको नीला दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स वहां पर वो क्या कर रहा है, वहां पर वो जो है नीले रंग को परावर्तित कर रहा है, बाकी सारे रंगों को अवशोषित। ऐसा खेल होता है। तो यहां पर क्या होगा, ये हमारी आंखों पर श्वेत प्रकाश को परावर्तित करता है, गलत। अगर श्वेत प्रकाश को परावर्तित करता तो वो वस्तु हमको श्वेत रंग की दिखाई देती। ये हरे रंग के अलावा अन्य सभी प्रकार को परावर्तित करता है। हरे रंग के अलावा अन्य सभी को परावर्तित करता तो भी वो वस्तु हरे रंग की नहीं दिखती। यानी कि इसके कहने का मतलब उसने हरे रंग को एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी सबको परावर्तित कर दिया, ऐसा भी नहीं हुआ है। ये हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है, ये भी बात गलत है। हरे रंग के प्रकाश को अगर अवशोषित कर लेगी तो वो हरे रंग का हमको दिखाई कैसे देगा? ये हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल, सबसे बेस्ट लाइन,
यानी कि हरे रंग के प्रकाश के अलावा बाकी रंगों को तो उसने घास ने एब्जॉर्ब कर लिया, केवल और केवल हरे रंग को परावर्तित करा है वापस, जिस वजह से वो घास हमको हरे रंग की दिखाई दे रही है। मेरा ये जो जैकेट आपको किस कलर का दिखाई दे रहा है, इसमें ऐसा मटेरियल यूज किया गया है जो मटेरियल केवल और केवल इसका जो कलर है ना, ये है ना ग्रीनिश लाइट कलर है, ये कलर आपको ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ग्रीनिश लाइट कलर के अलावा बाकी सब रंगों को इसने एब्जॉर्ब कर लिया है, केवल इसी कलर को ये क्या कर रहा है, केवल इसी कलर को ये परावर्तित कर। अब आप कहोगे कि सर कुछ लोग काले होते हैं, कुछ लोग गोरे होते हैं, उनकी स्किन का कलर हमको कैसा दिखाई देता है, मतलब वो रियल में काले नहीं है, है? वो तो उनकी स्किन कौन से रंग को परावर्तित कर रही है उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल ये सही बात। कुछ लोगों की स्किन की क्वालिटी ही ऐसी होती है कि वो स्किन बाकी रंगों को तो एब्जॉर्ब कर लेगी और कुछ रंगों को वो जो है परावर्तित कर। तो क्योंकि रंग 7 रंग होते हैं, लेकिन इन्हीं 7 रंगों से मिलाकर के सारे रंग बनाए जाते हैं। तो दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, कलरफुल अपन को दिखाई देती है। उन सारी चीज़ों की प्रकृति, उनका नेचर, उनकी बनावट ऐसी होती है कि वो अपन को जो रंग देखना है, हम उसकी बनावट ऐसी करेंगे कि उसी रंग को परावर्तित। आजकल मार्केट में बहुत सारे कलर मिलते हैं। आप कहते हो भाई साहब हम तो नेवी ब्लू कलर करेंगे, घर में नेवी ब्लू कलर करवाएँगे। अब नेवी ब्लू कलर जो जिस मटेरियल से बनाया गया ना, वो मटेरियल ही इस प्रकार का है कि वो नेवी ब्लू के अलावा बाकी सारे प्रकाश के रंगों को क्या कर लेता है, एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। जबकि नेवी ब्लू कलर को परावर्तित। तो जो रंग हमको दिखाई दे रहा है या जो वस्तु हमें जिस रंग की दिखाई दे रही है, वो डिपेंड किस पे करता है कि उस रंग को उस वस्तु के द्वारा परावर्तित कर दिया गया है, बाकी सारे रंगों को एब्जॉर्ब कर लिया है। यहाँ पर श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, विबग्योर, ये बात आपको पता ही है, इससे मिलकर के बना होता है। वस्तु में रंग दिखाई देना परावर्तन की घटना पर आधारित है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। यही कॉन्सेप्ट अपन ने अभी तक समझा है। किसी भी रंग का अवशोषण नहीं करती तो वस्तु श्वेत दिखाई देती है। ये देखो, कोई सा भी रंग अगर अवशोषित नहीं होता, सारे रंग परावर्तित हो जाता है, तो वो वस्तु हमको श्वेत दिखाई देती है। और अगर सारे ही रंगों को उसने एब्जॉर्ब कर लिया ना, तो वो वस्तु हमको काली दिखाई देगी। श्वेत और काले के अलावा जितने भी रंग हैं, उन सब रंगों का परावर्तन होता है, इसी वजह से वो रंग वैसी दिखती है। समस्त रंगों का अवशोषण होकर वस्तु हमको काली दिखाई देती है, यही वाली बात मैंने आपको बताई। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेन्स द्वारा दिया गया था क्या? बिल्कुल सही बात है साहब। हाइगेन कह लो या हाइजेन कह लो, इन्होंने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। तरंग सिद्धांत, प्रकाश की 2 प्रकृति होती है, एक तरंग प्रकृति, एक कण प्रकृति। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत तो हाइगेन ने दिया था, और प्रकाश का क्वांटम जो सिद्धांत है, ये प्लांक के द्वारा दिया गया था। ये वाली बात भी सही है। और प्रकाश की द्वैत प्रकृति डी ब्रोगली भाई साहब ने बताई थी। डी ब्रोगली का समीकरण भी होता है ना, H इक्वल्स टू न्यू अपॉन लेमडा, ये डी ब्रोगली का समीकरण भी होता है, अगर आपको पता हो तो। H इक्वल्स टू या फिर लेमडा को अगर आप इधर लाओगे तो लेमडा इक्वल्स टू H अपॉन न्यू हो जाएगा। यानी कि न्यू आवर्ती होती है, लेमडा आपकी तरंग दैर्ध्य होती है, और H क्या होता है, प्लांक स्थिरांक होता है। इस प्लांक के द्वारा दिए गए स्थिरांक को डी ब्रोगली के द्वारा यूज किया जाता है। तो यहाँ पर प्रकाश की क्वांटम सिद्धांत तो प्लांक के द्वारा दिया गया था, और प्रकाश की द्वैत प्रकृति आपके डी ब्रोगली के द्वारा बताई गई थी। डी ब्रोगली ने बोला था कि प्रकाश में कण और तरंग दोनों ही प्रवृत्ति पाई जाती है। तो तीनों ही बातें सत्य हो गई, तो 1 2 3 हो जाएगा अपना इसका राइट आंसर। बाकी देखो यहाँ पर जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ ना, वो सारी चीजें लिखी हुई भी होती है, और इन चीजों को आप क्या कर सकते हो, इन चीजों को बढ़िया तरीके से आप वापस से पढ़ भी सकते हो। बट इनको पढ़ने के लिए आपको अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पीडीएफ वहीं पर मिलेगी आपको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश की कण प्रकृति द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो एनर्जी होती है वो फोटॉन्स के रूप में पाई जाती है। ये प्रिंसिपल वहां पर काम करता है कि ऊर्जा जो है वो फोटॉन्स के रूप में पाई जाती है, और उन फोटोन के एब्जॉर्प्शन की वजह से ही ये आपके क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको नजर आता है। तो जो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, इसको समझाया जा सकता है प्रकाश की कण प्रकृति के द्वारा, ना कि तरंग प्रकृति के द्वारा। तरंग प्रकृति के द्वारा क्या होता है, व्यक्तीकरण होता है, विवर्तन होता है, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, विक्षेपण होता है। ये सारे के सारे जो प्रकाश की प्रॉपर्टीज है, वो प्रकाश की तरंग प्रकृति के द्वारा दर्शाई जाती है। जबकि कण प्रकृति के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव को दर्शाया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के अलावा एक आपने नाम सुना होगा, कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन प्रभाव भी प्रकाश की कण प्रकृति के द्वारा ही दर्शाया जाता है। सत्य पूछा है तो 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की एक किरण परावर्तक समतल सतह के साथ 56 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। ठीक है साहब, 56 डिग्री के कोण पर आपतित हो गई। ये बोल रहा है परावर्तन कोण कितना होगा। अरे भाई, ये तो आसान सी बात हो गई ना। देखो, ये समतल सतह है, इस समतल सतह के ऊपर क्या होता है, अभिलंब होता है। पहले तो देखो, परावर्तन के 2 नियम होते हैं।
परावर्तन के क्या होते हैं? 2 नियम। परावर्तन नियम, एनसीईआरटी के अंदर परावर्तन के आपके 2 नियम लिखे हुए हैं। 2 नियम में पहला नियम तो क्या है? पहला नियम तो यह है कि प्रकाश के अंदर परावर्तन होने के लिए किसकी जरूरत होती है? सबसे पहली बात तो एक जरूरत होती है आपतित किरण की। किसकी जरूरत होती है? आपतित किरण की। ये तो हो क्या है? यह है अभिलंब। इसका मैं नाम यहां पर लिख देता हूं, यह है अभिलंब। ये अभिलंब है और यह समतल सतह है। इस सतह के ऊपर यहां पर ये बिंदु है जहां पर अभिलंब और सतह आपस में मिलते हैं। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर प्रकाश की किरण का आगमन होगा। चलो प्रकाश की किरण का आगमन अपन बढ़िया डिजाइन से करवाते हैं। ये लो, चलो ये प्रकाश की किरण का आगमन हो गया। ये प्रकाश की किरण आपकी आ गई। अब यहां से ये टकरा करके अभिलंब से टकरा करके क्या होगा? ये किरण वापस जाएगी। वापस जाएगी उसी माध्यम के अंदर, यानी कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम में आई है उसका परावर्तित होकर के उसी माध्यम में लौट जाना परावर्तन कहलाता है। तो ये क्या हो गई? ये आपतित किरण हो गई। ये क्या हो गई? आपकी आपतित किरण हो गई। और ये जो आपतित किरण है ना, ये अभिलंब से जो कोण बना रही है ना, इस कोण को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट या आपतन का कोण, जिसको आई से डिनोट करते हैं। और ये वाली किरण आपकी परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण जो होती है वो अभिलंब से आपके जो कोण बनाती है उसको परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। तो परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण या फिर पहला नियम ये कह लो कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे। देखो आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर आपस में मिल रहे हैं। ये तो है प्रकाश का पहला नियम। और दूसरा नियम इसका ये होता है, दूसरा नियम ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये वाला प्रकाश का नियम है। इसने बोला है कि प्रकाश की एक किरण परावर्तक समतल सतह, ये समतल सतह के ऊपर ही नियम लागू होता है, 56 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कितना हो गया? 56 डिग्री हो गया। ये पूछ रहा है होती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? अब भाई साहब क्या बोला है इसने? अच्छा, समतल सतह के साथ में यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 56 डिग्री नहीं हुआ है। सवाल को ध्यान से समझने का मेरे ब्रो, सवाल को समझने में अगर गलती तुमने किया तो सवाल तुमको समझा देगा फाइनल इससे बाहर करके। देखो सतह के साथ में 56 डिग्री का कोण बना रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है? प्रकाश की किरण जो है इस सतह के साथ में 56 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री का कोण बना रही है? 56 डिग्री का कोण बना रही है सतह के साथ में। अब ये वाला कोण अगर 56 डिग्री का है तो अपन को ये पता है कि समतल सतह और अभिलंब हमेशा 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। दैट मींस ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है, तो बाकी बचा हुआ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये 34 डिग्री का हो गया, क्योंकि 34 और 50 मिलके क्या हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे क्या? 34 और 50 मिलके बिल्कुल 90 हो जाएंगे। तो ये 34 डिग्री का कोण हो गया। और मैंने आपको बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट सिंपल सरफेस, जो समतल सतह होगी उसके ऊपर ये रूल लागू होगा। तो आर का मान भी कितना हो जाएगा? 34 डिग्री हो जाएगा। दैट मींस राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। यहां पर आप देखोगे, हाँ ये लिखा हुआ है आपके, देखो आंसर हो गया 34 डिग्री। आपतन कोण आई 34 डिग्री है। परावर्तन नियम के अनुसार आई और आर इक्वल होते हैं, ये वाली बात सही है। परावर्तन क्या होता है ये बात मैंने आपको समझा दी है। और आपतन कोण में परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है, ये वाला प्रकाश का पहला नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ये प्रकाश का दूसरा नियम है परावर्तन का। परावर्तन के 2 नियम है, दोनों नियम भी आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। जब 2 समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के कोण पर स्थित हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे साथियों। क्या होता है, जैसे एक दर्पण ले लिया मैंने, ये वाला दर्पण का मतलब क्या है? पीछे की सतह के ऊपर तो लेपन किया हुआ है, और एक वाली जो सतह है ना, देखो कांच और दर्पण में फर्क होता है, कंफ्यूज नहीं होने का। कांच क्या होता है? कांच जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि दर्पण में एक तरफ की सतह के ऊपर लेपन किया हुआ रहता है, जिस वजह से प्रकाश की किरण आती है, टकरा करके वापस लौट जाती है। अब मैं दूसरा दर्पण इसके यहां पर रख दूं इस प्रकार से, ये दूसरे वाले दर्पण के भी पीछे की सतह को लेपित किया हुआ है। ये बोल रहा है कि दोनों दर्पण परस्पर 60 डिग्री के कोण पर पड़े हुए हैं, तो ये दोनों दर्पण के बीच में एंगल कितना बना हुआ है? 60 डिग्री बना हुआ है। अब इनमें स्थित प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? किसी भी वस्तु को अगर यहां पर अपन रखें तो उस वस्तु का पहला प्रतिबिंब बनेगा इसके अंदर, वो प्रतिबिंब इसमें बन के फिर बनेगा इसमें बन के वो प्रतिबिंब फिर बनेगा इसमें बन के फिर वो प्रतिबिंब इसमें बनेगा। ऐसे करके इनके बीच में प्रतिबिंब बनते जाएंगे। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? सुनना मेरी बात को ध्यान से। यहां पर आप एक चीज नोट करोगे, यहां से अगर मैं शुरू करता हूं चलना, तो ये अगर मैं पूरा का पूरा एंगल बनाऊं ना, पूरा ऐसे चल करके यहां तक का,
तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का बन जाता है, 360 डिग्री का, यानी कि पूरी की पूरी 3D कवर हो जाती है 360 डिग्री के अंदर। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कितने बनेंगे, वो चीज किस पे डिपेंड करती है, वो चीज डिपेंड करती है अपन को एक वैल्यू यहाँ पर निकालनी होती है कि ये जो ओवरऑल 360 डिग्री, क्योंकि मैंने यहाँ पर दोनों दर्पण को 60 डिग्री पे रखा है, मैं 70 पे भी रख सकता हूँ, 90 पे भी रख सकता हूँ, 100 पे भी रख सकता हूँ, 180 पे भी रख सकता हूँ, 270 पे भी रख सकता हूँ, कितने भी एंगल पे रख सकता हूँ। एग्जामिनर तो अपन को कितना भी पूछ सकता है, तो आपको तो कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि कितने भी डिग्री का कोण बन रहा हो उसका भाग लगा देना 360 डिग्री में। 360 डिग्री में भाग लगाया अपने 60 डिग्री का, तो कितना आया, 0 से 0 कट गया, 6 चढ़ेगा 36, यानी कि 6 आया अपने पास में। अब ये जो 6 वैल्यू प्राप्त हुई है ना, इसको अपन बोल सकते हैं n, यानी कि यहां पर अपन को n प्राप्त हो गया कि दोनों दर्पणों के बीच में जितने डिग्री का कोण है उसका हमेशा 360 के अंदर भाग लगाओगे तो n की वैल्यू आपके पास आएगी। और इस n में से जब -1 कर दोगे, n में से -1 कर दोगे तो वो आपके बीच में आ जाएगी क्या, प्रतिबिंबों की संख्या। क्या आ जाएगी आपके बीच में, प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या। इसका मतलब इसमें प्रतिबिंब n का मान 6 आया तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 5 प्रतिबिंब बनेंगे। अब अगर मैं आपको कहूं कि दो दर्पण है, दोनों के दोनों दर्पण जिनके बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो बताओ कितने प्रतिबिंब बनेंगे। वीडियो को यहीं पॉज करके कमेंट बॉक्स में जवाब दो मुझे। अगर दो दर्पण 90 डिग्री के कोण पे मैं रख दूं, एक दर्पण यहां रख दिया, एक दर्पण यहां रख दिया, यहां मेरी वस्तु रखी हुई, तो इस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे भाई साहब। देखो 90 डिग्री है तो 90 का भाग लगाओगे 360 में, 9 चौक 36, कितना आया, n का मान 4 आया, 4 में से 1 कम कर दो, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। अगर मैं 90 की जगह क्या कर दूं, 180 कर दूं, 180 करके देखो, 180 का मतलब ये वाला दर्पण और ये वाला दर्पण दोनों को हमने रख दिया 180 डिग्री के कोण पर, तो 180 का भाग लगाओगे 360 में, कितना आएगा, 2, 2 में से 1 माइनस करो, कितना बचेगा, 1, यानी कि वहां पर 180 डिग्री पर रखते ही प्रतिबिंब केवल 1 ही बनेगा। समझ गए मेरी बात को, यानी कि क्या होता है, यहां अगर वस्तु रखी तो इसका प्रतिबिंब इसमें बनके उस प्रतिबिंब का वापस प्रतिबिंब बन जाता है इस दर्पण में, इस वजह से वहां पर प्रतिबिंबों की संख्या बढ़ जाती है। और यहाँ पर दोनों के बीच में कोण जितना कम होगा ना, प्रतिबिंबों की संख्या उतनी ज्यादा होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर इनके बीच का कोण अपन क्या कर दें, 0 डिग्री कर दें, क्या कर दें, 0 डिग्री, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी भाई। पहली बात तो वो चीज प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली देखें तो प्रतिबिंब की संख्या अनंत हो जाएगी। अगर मैं दोनों के बीच का कोण 30 डिग्री कर दूं, 30 डिग्री कर दूंगा तो 30 का भाग लगाओ, इसके 3 एक 3, 3 दूनी 6, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 12 माइनस 1, 11 प्रतिबिंब बनेंगे अगर 30 डिग्री के एंगल पर झुके हुए। अगर 10 डिग्री के एंगल पर झुके हुए तो 35 प्रतिबिंब बनेंगे। तो इस प्रकार से प्रतिबिंबों की संख्या आप निकाल सकते हो। समतल दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण द्वारा बनाया गया आपतन कोण 30 डिग्री हो तो विचलन कोण कितना होगा। यहाँ पर इसने विचलन कोण पूछा भाई साहब। देखो, समतल दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण द्वारा बनाया गया कोण, ये आपतित किरण है, समतल सतह है, यह आपतित किरण है। ये पूछ रहा है कि समतल दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण द्वारा बनाया गया आपतन कोण कितना दिया इसने, 30 डिग्री, यानी कि यहाँ वाला कोण अगर 30 डिग्री है तो ये क्या पूछ रहा है, तो विचलन कोण कितना होगा। विचलन कोण होता क्या है, सुनना मेरी बात ध्यान से। ये आपतन कोण हो गया और यहाँ पर दूसरा आपके ये परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का हो जाएगा। विचलन कोण का मतलब होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण के अलावा बचा हुआ जितना भी कोण है वो सारा विचलन कोण है। तो देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, ये 30 और ये 30, ये कितना हो गया, बीच का 60 हो गया। तो ये वाला जब 60 है तो बाकी बचा हुआ, क्योंकि पूरा 180 है, ये 60 है, तो बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमेशा जब भी विचलन कोण आपसे पूछे, इसको आप निकाल सकते हो। विचलन कोण को डेल्टा से लिखते हैं। विचलन कोण हमेशा से क्या होता है, विचलन कोण हमेशा से होता है क्योंकि 180 डिग्री ये समतल सतह होती है, इसमें से हमेशा ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस घटा दो। या फिर आपको बोले कि परावर्तन कोण इतना है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसा भी लिख सकते हो विचलन कोण को। तो ये वाला फॉर्मूला विचलन कोण का काम का है। गोलीय दर्पण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। गोलीय दर्पण, गोलाकार दर्पण, भाई साहब एक दर्पण तो समतल दर्पण होता है, एक दर्पण उत्तल होता है और एक अवतल होता है। अंदर धसा हुआ अवतल होता है और ऐसे उभरा हुआ जो होता है वो उत्तल होता है। अब ये जो गोलीय दर्पण है ना, ये किसी ना किसी गोले से ही काट करके बनाया गया है, किसी ना किसी गोले का ही ये कटा हुआ भाग है। तो ये पूछ रहा है कि इसके बारे में सत्य कथन कौन सा है। गोलीय दर्पण की अवधारणा प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है क्या। बिल्कुल, दर्पण की बात आ गई तो परावर्तन का नियम तो यहाँ पर लगेगा ही लगेगा। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले के बाहर की ओर वक्रित होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, तो परावर्तक पृष्ठ जब बाहर की ओर है इसका मतलब ये बाहर से परावर्तन कर रहा है, उभरी हुई सतह जो है
उभरी हुई सतह जो है वो क्या कर रही है, परावर्तन का काम कर रही है। उभरी हुई में ऊ आ रहा है मतलब वो उत्तल दर्पण है। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले के अंदर की ओर वक्रित होता है, अंदर की ओर वक्रित यानी कि बाहर की सतह को लेपित किया हुआ, अंदर की सतह परावर्तन का काम कर रही है, तो अवतल दर्पण हो गया। बातें सारी की सारी यहाँ पर आपके सही हो गई गोलीय दर्पण की बात। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी होगी? भाई साहब गोलीय दर्पण देखो होता क्या है, ये गोलीय दर्पण है, इसका मैं बना दूं यहाँ पर केंद्र, ये केंद्र हो गया सी सेंटर, और ये होगी इसकी वक्रता त्रिज्या आर। हमेशा क्या होता है साथियों, हमेशा जो फोकस दूरी होती है ना, वो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। तो यहाँ पर आपको वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, यहाँ पर आपको वक्रता त्रिज्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी सर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो होती है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वक्रता त्रिज्या होती है। पूरा देखोगे आप, पूरा व्यास हो जाएगा, और इस वक्रता त्रिज्या की आधी हमेशा क्या होती है, फोकस दूरी होती है। अगला सवाल देखोगे आप, अगलो प्रश्न देख लो रे भाया, अगलो प्रश्न देख लो, खोल लो अगलो प्रश्न आपने। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर उत्तल और अवतल दर्पणों के उपयोग की बारी आ गई है कि कौन से दर्पण का उपयोग कहां पर किया जाएगा। तो देखो प्रश्न क्या कह रहा है, तो इस उत्तल दर्पण के जो उपयोग है, इन उपयोगों के ऊपर यह सवाल है कि वाहनों के पश्च दर्पण के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण, या टॉर्च के लिए यूज होता है, या वाहनों के अग्रदीपों के लिए। अब देखो ये वाला जो सवाल है ना, आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देगा उत्तल और अवतल दर्पण दोनों का। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होगी कि उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों के दोनों दर्पण किसी ना किसी गोलीय दर्पण का ही भाग होते हैं। इस गोलीय दर्पण को आप यहाँ से काटोगे, इस वाले भाग को उठा करके लाओगे आप इधर, और इसके अंदर की सतह को लेपित कर दोगे, तो इसमें परावर्तन का काम कौन सी सतह करेगी, उभरी हुई सतह करेगी। ये उभरी हुई सतह दिख रही है ना आपको, ऊपर से उभरी हुई है, उभरी हुई सतह में क्या आ रहा है, ये उभरा हुआ है, इसमें ऊ आ रहा है, इस वजह से ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ये मतलब निमोनिक्स है, इसको अपन याद रख सकते हैं। इधर वाला जो दर्पण है, गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग, इसके ऊपर लेपन करोगे आप बाहर की सतह पर, और परावर्तन का काम करेगी अंदर वाली सतह। तो अंदर वाली सतह है ये, अंदर वाली सतह में क्या ए आ रहा है, यानी कि ए से पकड़ लो आप अवतल दर्पण। तो ऐसे याद रख सकते हो कि अंदर धसा हुआ अवतल दर्पण होता है, उभरा हुआ उत्तल दर्पण होता है। अब ये दोनों दर्पण परावर्तन का जब काम करते हैं, तो इन दर्पणों को दैनिक जीवन के अंदर भी काम में लिया जाता है। अब ये सवाल कह रहा है कि आपके उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण है ये वाला, और ये दर्पण क्या करता है, ये जो दर्पण है ना साथियों, उत्तल दर्पण, आप देखो इधर, जैसे कि कोई भी प्रकाश की किरण आ रही है, ऐसे प्रकाश की किरण टकराएगी और ऊपर की तरफ चल जाएगी, फैल जाएगी, यानी कि ये किरणों को फैलाने का काम करता है। अब फैला रहा है तो ये कह रहा है कि वाहनों के पश्च दृश्य के लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल सही बात है पहली ही। वाहनों के जो साइड मिरर्स होते हैं ना, उन साइड मिरर्स में कौन सा दर्पण इस्तेमाल होता है, उत्तल दर्पण इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि बड़ी चीजों को छोटी करके दिखाने का काम करता है। कौन? उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण क्या करता है, वो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता, आवर्धित करके दिखा देता है। अवतल दर्पण के अंदर होता क्या है, जैसे ये अवतल दर्पण है आपका, यहाँ पर मैं वापस बनाऊंगी, अवतल दर्पण है, इसमें क्या होता है, प्रकाश किरण ऐसे आती है ना, तो प्रकाश किरण वो आकर के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण वापस फोकस से गुजरती है, इधर से जो प्रकाश किरण की आएगी मुख्य अक्ष के समांतर आकर के वापस फोकस से गुजरेगी, तो ये किरणों को क्या मिलाने का काम करता है, यानी कि एक जगह उनको एकत्रित करने का काम करता है। इस वजह से दाढ़ी बनाने वाले जो दर्पण होते हैं, उनमें टॉर्च के लिए, वाहनों की जो आगे की लाइट होती है, गाड़ी होती है, गाड़ी के आगे जो टॉर्च लाइट होती है, उस टॉर्च लाइट में क्या होगा, आपने देखा होगा, प्रकाश को फैलाता नहीं है, वो प्रकाश को गाड़ी में एक जगह कंसाइज करता है कि हाँ, ये इंश्योर करता है कि रोड के ऊपर ही उसकी लाइट पड़ती रहे, यानी कि लाइट को एक जगह एकाग्रचित करता है, वो एक जगह कंसोलिडेट करता है उसको। इस वजह से ये जो वाहनों के अग्रदीप होते हैं, आगे की लाइट होती है, सर्च लाइट होती है, यहाँ पर आपके अवतल दर्पण काम में लिया जाता है। दाढ़ी बनाने वाले मिरर है, आप घरों में, आपके घरों में जो कांच काम में लेते हो, इसके अलावा जो आपके डॉक्टर होते हैं, दंत चिकित्सक, वो यहाँ पर एक मिरर लगाते हैं, उस मिरर में भी क्या करना होता है, उनको छोटी चीज को बड़ा करके देखना होता है, इस वजह से वहां पर अवतल दर्पण काम में आता है। और उत्तल कहाँ काम में आता है, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, जहां पर पीछे के बड़े दृश्य को हमें छोटा करके देखना हो। इसके अलावा जैसे एटीएम मशीन होती है, एटीएम मशीन में आपने देखा होगा, कई बार आप खड़े रहते हैं तो आपका चेहरा दिखता है, उसमें एक उभरा हुआ उत्तल दर्पण होता है, तो वहां पर भी उत्तल दर्पण यूज किया जाता है। तो ये सारे के सारे इनके यूज है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ देखोगे, दुकानों व गोदामों में निगरानी करने के लिए दर्पण काम में लिया जाता है, क्योंकि ये बड़ी चीज को छोटा करके दिखाता है। स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के रूप में, स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर का मतलब समझ गए,
जो गलियाँ होती है उनके अंदर रिफ्लेक्टर के रूप में लगाए जाते हैं, क्योंकि ये प्रकाश को फैला देते हैं, जिससे ये बता देते हैं कि यहाँ पर मुड़ाव है, यहाँ पर ये है। और एटीएम मशीनों में निगरानी दर्पण के रूप में भी उत्तल काम में आता है। अवतल सर्च लाइट में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, वाहनों के अग्रदीप, दंत चिकित्सक, दाँत के जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा, और सौर चूल्हों और ऊष्मा के अंदर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आपकी शुरू यो हो रहा है सेल वाला टॉपिक, कोशिका की संरचना और कोशिका के प्रकार कि कोशिका के कौन-कौन से कार्य हैं, कोशिका का कैसा स्ट्रक्चर होता है, कोशिका कहाँ पाई जाती है, कोशिका के अंदर क्या-क्या चीज़ें पाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो वन बाय वन अपन इस वाले सेगमेंट को भी कवर करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की आपको पहचान करनी है। ये 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं आपके सामने कोशिका के बारे में। किसके बारे में? कोशिका के बारे में लिखे हुए हैं, और ये कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि जीवित कोशिका की खोज तालाब के जल में ल्यूवेनहॉक ने 1674 में की थी। सही बात है क्या साहब? एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन है साहब, और एग्जामिनर यहीं से उठा करके आपको पूछता है सवाल। एग्जामिनर क्या करेगा? आपको कन्फ्यूज़ करने का प्रयास करेगा। पहली बात तो कि कोशिका की खोज किसने की? और पहली बार कोशिका की खोज किसने की और जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो साहब कर दिया कंफ्यूज, जीवित कोशिका में और कोशिका में कंफ्यूज कर दिया। तो यहाँ पर ये जो ल्यूवेनहॉक भाई साहब है, क्योंकि आपके मन में आएगा सर हमने तो रॉबर्ट हुक का नाम पढ़ा है कि रॉबर्ट हुक भाई साहब ने जो है कोशिका की खोज करी थी, वो भी 1665 के अंदर। लेकिन मेरे प्यारे भाई, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज करी थी वो पेड़ की पेड़ वाली छाल के अंदर करी थी, यानी कि उन्होंने मृत कोशिका की खोज। किसने? रॉबर्ट हुक ने। जबकि ये ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी है। इस वजह से पहला स्टेटमेंट अपना सही है, और ये जीवित कोशिका की खोज 1674 में की गई है। पहला ही स्टेटमेंट एग्जाम में एक प्रश्न आपको दे करके जाने वाला है। दूसरा है सर्वप्रथम कोशिका की खोज। यहाँ पर तो जीवित कोशिका हो गई, यहाँ पर सबसे पहली बार कोशिका की खोज किसने की? ये अगर आपसे पूछे तो ये बात बतानी है कि पेड़ की छाल के कोर्क में रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 के अंदर, देखो 1665 में ये क्या करते हैं? मृत कोशिका की खोज करते हैं पेड़ के छाल के अंदर। इसके जस्ट 11 साल बाद में 1674 के अंदर ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवित कोशिका की खोज की जाती है। दूसरा स्टेटमेंट भी अपना राइट हो गया। तीसरा कह रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज विर्चो ने करी थी। ये वाला जो है स्टेटमेंट अपना गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप होता है, इसकी खोज विर्चो के द्वारा नहीं की गई है। फिर किसके द्वारा की गई है? इसकी खोज की गई है नॉल एंड रुस्को नाम के वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों के द्वारा। इसके द्वारा नॉल एंड रुस्को, इन वैज्ञानिकों के द्वारा खोज की गई है आपके किसकी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। कोशिका, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, और इसने अपन से गलत ही पूछा है, तो अपना राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोशिका जीवों की मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कोशिका को मानव शरीर की, मनुष्य शरीर की या जीवित जंतुओं की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई बोला जाता है। उसी प्रकार से पाचन तंत्र, जैसे आपके श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है? कूपिकाएं होती है, जो कि फेफड़ों में पाई जाती है। उत्सर्जन तंत्र के लिए नेफ्रॉन होती है, तंत्रिका तंत्र के लिए न्यूरॉन होती है। ये भी लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके सामने कह रहा हूं कि जो मानव का शरीर है, इस शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है? तो आपके धोखे की गुरुजी कोशिका होती है। आपको और ये पूछ सकता है कि बताओ जरा, जो उत्सर्जन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र जहाँ से मूत्र का निर्माण होता है किडनी के अंदर, तो उस उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है? ये आपसे पूछेगा। नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है, जिसको हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? रक्काणु बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा तंत्रिका तंत्र के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है, ह्यूमन एनाटॉमी के तहत मानव शरीर में 10 से 12 प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, है ना, जनन तंत्र। इस प्रकार के बहुत सारे तंत्रों में ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर मानव के शरीर को डिवाइड किया हुआ है। हर प्रकार के तंत्र के अंदर उसकी एक मूलभूत इकाई होती है, जिसके ऊपर वो पूरा का पूरा सिस्टम टिका हुआ होता है। जैसे हमारा तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है आपकी? न्यूरॉन है। न्यूरॉन क्या होते हैं? न्यूरॉन जो तंत्रिका कोशिका होती है उसको न्यूरॉन बोलते हैं, और वो सबसे छोटी कोशिका होती है, उसकी बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करती है? पूरे के पूरे तंत्रिका तंत्र का निर्माण। ठीक उसी प्रकार से उत्सर्जन तंत्र पूरा का पूरा टिका हुआ होता है किस पर? नेफ्रॉन पर। क्योंकि उत्सर्जन तंत्र क्या काम करता है? मूत्र को छानने का काम करता है, उसमें से
अच्छी-अच्छी चीज़ें शरीर में वापस भेज देता है रक्त में से, और मतलब रक्त को छानता है और रक्त में से मूत्र का निर्माण करके अपने मूत्राशय के अंदर मूत्र को एकत्रित कर देता है। तो नेफ्रॉन उसमें सबसे क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होता है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल नेफ्रॉन का। ठीक उसी प्रकार से हमारे फेफड़ों के अंदर श्वसन का काम होता है, वहां पर कूपिकाएं पाई जाती है। तो ये तीनों चीजें भी लिख लो। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन होती है? न्यूरॉन होती है, जिसको तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और सेम यही बात अगर आपसे श्वसन तंत्र के अंदर पूछी जाए, तो श्वसन तंत्र के अंदर कौन होती है? श्वसन कूपिका होती है, जिसको एल्वियोली बोला जाता है। कूपिका होती है भाई साहब। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। चलो अच्छा, इसके बारे में कुछ 2-3 बातें और भी लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप है, इसकी खोज नॉल एवं रुस्का नाम के वैज्ञानिक ने करी है। 2 वैज्ञानिक हैं। प्रत्येक जीव का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, जिनको कोशिका कहते हैं, और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है। यह बात विर्चो ने की थी। यहाँ पर आपके विर्चो भाई साहब की जो बात आई थी ना, ये रे विर्चो, हाँ है ना, यहाँ पर विर्चो के बारे में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में लिख दिया। इन विर्चो भाई साहब ने तो ये बात बोला था कि नई कोशिका का जो निर्माण होता है वो पूर्व में निर्मित कोशिका से ही होता है। पूर्व में जो कोशिका स्थित होती है उसी से नई कोशिका बनती है। ये बात विर्चो ने बोली थी। निम्न में से एक कोशिकीय जीव नहीं है। आप कहोगे गुरुजी ये कौन सी बला है? जैसे अपना मानव शरीर बहुकोशिकीय जीव है। अपने मानव शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। उसी प्रकार से अपनी इस प्रकृति के अंदर, अपनी पृथ्वी पर, अपने धरातल पर बहुत सारे जीव ऐसे पाए जाते हैं जिनके शरीर में केवल और केवल एक ही कोशिका होती है, और उन जीवों को नंगी आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। उनको केवल और केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, एक कोशिकीय जीव नहीं है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। बैक्टीरिया जो पैथोजेंस के अंदर आता है, एक कोशिकीय जीव है। क्लेमाइडोमोनास ये भी एक कोशिकीय जीव है। मनुष्य जो है ये बहुकोशिकीय जीव है। इसका मतलब ये वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ देखोगे जिनके शरीर में केवल एक ही कोशिका होती है वो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे पैरामीशियम है, जैसे अमीबा है, जैसे क्लोमाइडोमोनास है। इसके अलावा आपका एक और हो जाता है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया भी इसके अंदर ही आता है। कोशिका के संदर्भ में सत्य कथन, देखो इस बात को ध्यान से आपको देखने की आवश्यकता है। यहां बोला है सत्य कथन बताओ। कई बार ये ऐसे बोल देता है निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। उस नहीं के ऊपर जोर दो, उस नहीं को पकड़ो और उसको पकड़ करके फिर सवाल को सोल्व करो, है ना। यहां तो इसने सत्य पूछ लिया, कई बार ये पूछता है असत्य बताओ, या कई बार ऐसा पूछ लेता है इनमें से असत्य नहीं है। असत्य नहीं है का मतलब सत्य कौन सा है वो बताना है। सवाल के पैटर्न को आपको समझना। कई बार जो सिली मिस्टेक्स होती है वो एब्सेंस ऑफ माइंड की वजह से होती है। आप एग्जाम के अंदर विजिल नहीं होते हो, सक्रिय नहीं होते हो, एक्टिव नहीं होते हो, जिस वजह से सवाल आपके गलत हो जाते हैं। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है, और ऐसी गलतियों से बचने के लिए आपको निरंतर अभ्यास करते रहना है। प्राणायाम का, ध्यान लगाने का, सूर्य नमस्कार का। ऐसे जब आप प्रयास करते रहोगे तो आपके फोकस का लेवल इंटेंस रहे, एक्टिव रहोगे आप, मेंटली पूरे तरीके से स्टेबल रहोगे आप। तो यहाँ पर इसने पूछा है कि सत्य कौन सा कथन है। देखो पढ़ते हैं इन कथनों को। कोशिका सभी जैव क्रियाओं की मूलभूत इकाई है। मूलभूत इकाई है क्या? बिल्कुल सही बात है ये वाली, तो सभी की मूलभूत इकाई है जितनी भी जैव क्रियाएं होती है। कोशिकाओं की आकृति जीवों के शरीर में प्रदत्त कार्य के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। बिल्कुल, कुछ जीवों की कोशिकाएं छोटी होती है, कुछ की बड़ी होती है। जैसे अपन शुतुरमुर्ग का अंडा देखते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा प्रकृति में मौजूद सबसे बड़ी कोशिका है। शुतुरमुर्ग का अंडा एक कोशिकीय जीव होता है ना। हालांकि जब वो अंडा, बाद में वो कोशिकाएं डेवलप होती जाती है, जब वो अंडा देता है तो वो एक कोशिका ही रहती है, उसका विकास होता है तो वो बहुकोशिकीय जीव। लेकिन जब वो अंडा देता है, सबसे बड़ी इस दुनिया की एक कोशिका अगर कोई है तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। यहाँ पर सबसे बड़ी कोशिका का आकार 170 इंटू 30 mm होता है। 30 मिमी, मिमी का मतलब मिलीमीटर, है ना। यहाँ पर इसको इस प्रकार से मापा जा रहा है। ये जैसे इसकी ऊंचाई जो है ये हो गई 170, और इस प्रकार से इसकी चौड़ाई, ऐसा होता है ना अंडा, है ना। तो ये इस प्रकार से मापा जा रहा है कि 170 mm तो इधर हो गया है आपके ये, और 130 mm इधर हो गया। को आप सेंटीमीटर में बदल सकते हो तो 17 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इधर 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। होता है ना, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने 10 मिलीमीटर होते हैं।
मिलीमीटर mm होते हैं। तो ये मिमी का होता है, ये वाली बात भी सही है और सभी कार्यों की अनुसार भिन्न-भिन्न होती है, तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका के आकार के मापन की इकाई क्या होती है? माइक्रोमीटर होती है। कोशिका को किस में मापा जाता है? माइक्रोमीटर में मापा जाता है। क्यों मापा जाता है माइक्रोमीटर में? 1 माइक्रोमीटर में 10 की घात -6 मीटर होते हैं। आप कहोगे सर यहाँ पर तो माइक्रोमीटर में माप रहे हो, जबकि आपने हमको बता दिया कि 170 mm इंटू 130 mm ये दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका। यहाँ पर तो आपने कोशिका को मिलीमीटर में माप लिया, और मिलीमीटर तो क्या होता है? 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 मिलीमीटर में 10 की घात -3 मीटर ही होते हैं क्या रे? क्योंकि 1 मीटर में कितने? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ से आप निकाल लोगे कि 1 मिलीमीटर में 10 की घात -3 मीटर होते हैं। आप कहोगे सर -6 वाले से मापना था माइक्रोमीटर से, -3 वाले से क्यों माप लिया? तो यहाँ ध्यान रखोगे, सबसे बड़ी कोशिका की बात कर रहे हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है और उसका साइज ये वाला होता है। ठीक है भाई, चलो बढ़े आगे। कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? सर्वप्रथम कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो। ये विर्चो तो वही वाले अभी जो पीछे नाम आया, विर्चो ने तो ये बात बताई थी कि जो कोशिका है, नई कोशिका का निर्माण होता है वो पुरानी कोशिका से ही होता है। रॉबर्ट हुक व विर्चो इन्होंने दिया था क्या? रॉबर्ट हुक ने तो भाई साहब 1665 के अंदर पहली बार कोशिका की खोज करी थी, और विर्चो तो यही वाले वैज्ञानिक है। अगला है आपके सामने स्लाइडेन व स्वान। तो ये वो वैज्ञानिक है जिसने कोशिका का सिद्धांत दिया था। जब अपन कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं तो यहाँ पर स्लाइडेन एवं स्वान नाम के वैज्ञानिक को याद रखना है। रॉबर्ट हुक और डाल्टन की बात करता है तो रॉबर्ट हुक तो वही है जिन्होंने 1665 में पहली बार कोशिका की खोज करी थी पेड़ की छाल में, और डाल्टन वो है जिन्होंने परमाणु का सिद्धांत दिया था। परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बहुत फेमस है। केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो सर्वप्रथम शुरुआत करते टाइम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ही पढ़ते हो आप। यहाँ पर आपके सामने वो सारी की सारी बातें लिखी हुई है। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा दिया गया है। ये स्वान वो वाला स्वान नहीं है जिसको संस्कृत में स्वान को हिंदी में आप कुत्ता बोलते हो, वो स्वान नहीं है। ये वैज्ञानिक का नाम है स्लाइडेन एंड स्वान। इनके अनुसार पादपों व जंतुओं का शरीर कोशिकाओं एवं उनके उत्पादों से बना होता है। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, प्रकृति में पाया जाने वाला प्रत्येक जीव किससे बना होता है? कोशिका और उसके उत्पादों से बना होता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कोशिका आनुवांशिकी की इकाई होती है। आप कहोगे गुरुजी आनुवांशिकी की इकाई, वो तो हमने डीएनए आरएनए पढ़ा है, उनके द्वारा गुण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित होते हैं। यहाँ पर तो आप आनुवांशिकी, तो मेरे भाई वो भी किसके बने होते हैं? वो भी कोशिका ही होती है, वो भी सेल ही होती है एक तरीके से। तो कोशिका को आनुवांशिकी इकाई बोला जा सकता है। कोशिका सिद्धांत का नया रूप नेगेली व रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। रुडोल्फ विर्चो ये वही वाले विर्चो है आपके, नेगेली और रुडोल्फ विर्चो इन दोनों ने मिलकर के कोशिका का नया सिद्धांत भी दिया था। नेगेली एंड रुडोल्फ विर्चो। चलो इसका थोड़ा-सा रंग बदल देते हैं। रंग बदल दिया रंग, ये लो बदल दिया। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 व ऑक्सीजन O2 जैसी गैस तथा जल यानी कि H2O जैसे पदार्थ कोशिका के अंदर व बाहर किस प्रक्रिया द्वारा क्रमशः आते जाते हैं? क्रमशः वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों, इसने क्रमशः लगाया है। क्रमशः का मतलब क्या है कि आपको बताना है कि पहले, देखो पहले तो क्रमशः को चूज करो। यहाँ पर क्रमशः का मतलब ये बताना है कि पहले जो है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और O2 इनका जो है आदान प्रदान कोशिका के अंदर बाहर किससे होता है, और फिर बताना जल का किससे होता है। तो जल का तो अपन को पता है, जल का अर्ध पारगम्य झिल्ली से आना जाना परासरण कहलाता है। तो ये तो हो जाएगा। दूसरा वाला तो परासरण, परासरण किसमें दिख रहा है? इसमें दिख रहा है, एकमात्र यही है। दूसरा परासरण होगा। पहला होता है विसरण। विसरण का मतलब क्या होता है रे भाई? विसरण का मतलब होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। किसका गमन? चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैस हो। पदार्थ के तीनों रूप जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं उस प्रक्रिया को विसरण बोला जाता है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, आप देखोगे आपके घरों के अंदर सिलेंडर होता है, सिलेंडर का ढक्कन खोला, सिलेंडर हवा में फैलने लग जाएगा। विसरण की क्रिया हो रही है साहब। सिलेंडर के अंदर हाई डेंसिटी है, क्या है? हाँ, एक तरीके से वहां पर उच्च सांद्रता है सिलेंडर के अंदर। अब बाहर सांद्रता कम है गैस की, तो भाई साहब गैस दौड़ करके बाहर आएगी। होता है ना ऐसा, तो वहां पर वो विसरण की क्रिया होती है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 जैसी गैसें हैं, कोशिका के अंदर बाहर आती जाती है। आपको पता है कोशिका के अंदर ऑक्सीजन जाएगी, और कोशिका के अंदर खून जो लेकर के आया है आपके क्या? ग्लूकोज। वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके CO2 H2O और आपके ऊर्जा बनाएगा। उस ऊर्जा को कोशिका ATP के रूप में अपने पास सेव कर लेगी और CO2 को वापस से छोड़ेगी। तो O2 को अंदर ले रही है, CO2 को बाहर छोड़ रही है कौन? कोशिका, सेल। तो वो किस
क्रिया के द्वारा ले रही है, वो विसरण की क्रिया के द्वारा ले रही है। तो ऑप्शन नंबर बी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और जल जैसे पदार्थों का जो विसरण है कोशिका के अंदर बाहर, वो परासरण की क्रिया के द्वारा होता है भाई साहब। कोशिका में पदार्थों की गति विसरण प्रक्रिया द्वारा होती है। विसरण मैंने आपको समझा ही दिया, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। विसरण वे प्रक्रिया जिसमें पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। और कोशिका में गैसीय पदार्थ O2 CO2 का परिवहन विसरण के माध्यम से होता है, जबकि जलीय पदार्थों का परिवहन परासरण के माध्यम से होता है। यही बात अपन ने पढ़ी है। असत्य कथन की आपको पहचान करनी है। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया भाग में केब्स चक्र संचालित होता है। संचालित होता है क्या? बिल्कुल सही बात। इसने असत्य पूछी है, पहली वाली बात तो सही हो गई। जो आपका केब्स चक्र है वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया भाग के अंदर ही संचालित होता है छोटी छोटी बातें मगर बहुत बड़ी बात। क्यों? क्योंकि एग्जाम में सवाल यहीं से उठ करके आएंगे आपके। माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में 70S राइबोसोम उपस्थित होते हैं। आप कहोगे गुरुजी ये कौन सी बला है? आपने देखा होगा जंतु कोशिका इस प्रकार की कोशिका होती है जिसके अंदर यहाँ पर केंद्रक होता है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। यहाँ पर लाइसोसोम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी बोला जाता है भाई साहब। यहाँ पर आपके माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कोशिका का शक्ति पावर हाउस बोला जाता है। इसके अंदर आपके राइबोसोम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम। ध्यान रखना, राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या बोलेंगे मेरे प्यारे भाई? इसको बोलेंगे प्रोटीन की फैक्ट्री। क्यों बोलते हैं भाई प्रोटीन की फैक्ट्री? आरएनए डीएनए जैसे प्रोटीन का निर्माण कहां पर होता है? राइबोसोम के अंदर। आपके शरीर में प्रोटीन का निर्माण कहीं पर भी होगा, राइबोसोम के अंदर। क्योंकि अपने शरीर के अंदर जितने भी एंजाइम्स बनते हैं, अपने शरीर में जितने भी हार्मोन्स बनते हैं, वो सारे के सारे प्रोटीन से बनते हैं। और उस प्रोटीन को बनाने का काम ये राइबोसोम करता है। यही है वो शख्स राइबोसोम, जिसको प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर लाइसोसोम, इसको बोला जाता है आत्मघाती थैली। क्या बोला जाता है? आत्मघाती थैली। ये क्या कर लेता है? ये अपना खुद का ही पाचन कर लेता है। ये एंजाइम्स रिलीज करता है, पाचन एंजाइम्स। और ये कई कबार क्या करता है, हमारी कोशिका को आवश्यकता होती है एनर्जी की, तब ये अपने आप को ही पचा करके कोशिका को ऊर्जा दे देता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को तो पावर हाउस बोला जाता ही है। तो यहाँ पर है कि माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में और इसके अंदर यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट उनमें पौधों वाली में। तो इसमें 70S राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जो कि कोशिका के अंदर प्रोटीन निर्माण का काम करते हैं। सही बात है साहब। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी कि बिजली घर बोला जाता है, शक्ति गृह बोला जाता है। सही बात है, बिजली घर नहीं, शक्ति गृह। क्या बोला जाता है? शक्ति गृह बोला जाता है। चलो, यहाँ पर पावर हाउस को इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट करा। पावर हाउस वैसे तो बिजली घर होता है, हिंदी में ट्रांसलेट करोगे यहाँ बिजली घर मत लिखना, यहाँ पर होता है ये शक्ति गृह। तो सारी की सारी बातें सही हो गई। इसका मतलब इनमें से कोई भी गलत नहीं है। अब इसमें वही वाली बातें लिखी हुई सारी की सारी आपकी, जो मैंने आपको बता दी है। आगे देखोगे, कोशिका के किस कोशिकांग को आत्मघाती, अरे भाई अभी अभी देखा हमने, अभी अभी जस्ट देखा है। किसको बोलेंगे? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली बोलेंगे, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलेंगे। निम्नलिखित में से कोशिका की रसोई किसको कहा जाता है? बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत शानदार सवाल। कोशिका की रसोई, रसोई में क्या होता है? रसोई में खाना बनाया जाता है, ये चीज तो आपको पता है। और हमारी कोशिका में खाना बनता नहीं है साहब, हमारी कोशिका में खाना बाहर से आता है। जंतु कोशिका में खाना बाहर से आता है और उसके अंदर ऑक्सीजन हमारे श्वसन की क्रिया के द्वारा ली जाती है, ब्रीथिंग के प्रोग्राम के द्वारा, और वो ऑक्सीजन लेकर के कोशिका के अंदर भोजन बनता है वहां पर। जबकि पौधों की जो कोशिका होती है वो अपना भोजन स्वयं बनाती है, वहां पर होती है साहब रसोई। और वो जो है कि निम्नलिखित में से कोशिका की रसोई किसको कहते हैं? तो किसको कहेंगे यहाँ पर रसोई? कोशिका की जो रसोई है वो बोलेंगे आपके, ये देखो पौधों की कोशिका जो होती है उसके अंदर कौन पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है भाई साहब। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाए। माइटोकॉन्ड्रिया को तो शक्ति गृह बोल देंगे अपन, गोल्जी इकाई को रसोई बोल नहीं सकते। अंतःपद्रवी जालिका ये भी पाई जाती है कोशिका के अंदर, लेकिन रसोई तो अपन किसको बोलेंगे? हरित लवक को ही बोलेंगे। इसको बोलेंगे पर्ण हरित लवक होता है ये। और ये जो पर्ण हरित लवक होता है, जिसको क्लोरोफिल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लोरोफिल, जो कि पौधों के अंदर पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधों में भोजन निर्माण का काम करता है। कौन? हरित लवक। इस वजह से इसको रसोई कहा जाता है। यहाँ आप देखोगे हरित लवक, अच्छा ये इसका राइट आंसर हो गया। एक आपके सामने लवक प्लेस्टिड है। सभी पादप कोशिकाओं में, कुछ प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में अनुपस्थित। ये देखो साहब, जंतु कोशिका के अंदर हरित लवक नहीं पाया जाता है। हरित लवक को अंग्रेजी में आपके लवक भी बोल सकते हो, प्लेस्टिड भी कह सकते हो। प्लेस्टिड बाह्य संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया जैसे होते हैं, दिखने में माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे होते हैं, और शैवालों में हरित लवक भिन्न भिन्न आकृति के हो सकते हैं। हर जीव में कोशिका की आकृति
उनके कार्य के आधार पर अलग अलग होती है। क्लेमाइडोमोनास प्यालेनुमा होता है, एक कोशिकीय जीव होता है ये प्यालेनुमा, इसके अंदर आकृति होती है किसकी, हरित लवक की। जिग्निमा में ताराकार आकृति होती है और यूलोथ्रिक्स के अंदर मेखलाकार आकृति होती है। यहाँ पर स्पाइरोगाइरा के भी अंदर सर्पिल रिबन के जैसी आकृति होती है किसकी, हरित लवक की। तो यहाँ पर ये वाली चीजें एनसीईआरटी से इसलिए आपके सामने लिखी हुई है क्योंकि कई बार पूछ लेता है, क्योंकि जंतु और पादप दोनों कोशिकाएं आपको पढ़नी होती है। तो जब अपन पादप कोशिका की बात करते हैं तो पादप कोशिकाओं में सेवालों के अंदर जो हरित लवक पाया जाता है वो हर प्रकार की कोशिका के अंदर उसकी आकृति अलग अलग होती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न है, क्यों भिन्न है भाई साहब? एक तो बड़ी केंद्र की रिक्तिका, यानी कि जो जंतु कोशिका होती है उसके अंदर रिक्तिका पाई जाती है। याद करो हम 6th क्लास के अंदर पढ़ा करते थे विज्ञान की किताब के अंदर, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर बताओ। हमारे तो भाई साहब विज्ञान वाले मास्टर जी डंडे से पीट पीट के याद करवाते कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में एक तो कोशिका भित्ति जो है वो पाई जाती है और एक में नहीं, है ना। कोशिका भित्ति का भी अंतर है, ये देखो ये रहा, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाएगी जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाएगी। बड़ी केंद्रीय रिक्तिका, रिक्तिका होती है जंतु कोशिका के अंदर, सॉरी पादप कोशिका के अंदर, जंतु कोशिका में रिक्तिका होती नहीं है। हरित लवक भी केवल और केवल किस में होता है, पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। उपयुक्त सभी अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर सेल्यूलोज की बनी हुई निर्जीव कोशिका भित्ति पाई जाती है। याद रखोगे जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली होती है जबकि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। हरित लवक पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषी अंगक होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है और पौधों के अंदर भोजन बनाने का काम करता है। यह हरित लवक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है जबकि पादप कोशिका में पाया जाता है। और गोल्जी कोई, पादप कोशिका में गोल्जी कोई कम विकसित होता है, जंतु कोशिका में विकसित व सक्रिय होते हैं आपके गोल्जी कोई। यहां पर जो है आपके कोशिका वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। ये सेकंड लास्ट टॉपिक अपना यहां पर है जीवों में श्वसन एवं परिवहन। इसके बाद में अपना टॉपिक कौन सा आ जाएगा, जीवों में जनन, वो जनन भी अपन पढ़ेंगे। यहां पर पहले अपन पढ़ लेते हैं जीवों में श्वसन एवं परिवहन। और देखो मेरे भाई प्यारी बहना, रीट जैसा एग्जाम देने का मौका बार बार नहीं मिलता है। रीट प्री आप क्वालिफाई कर चुके हो, मेंस का एग्जाम आपके सामने है, तो ये वो वक्त है जिस वक्त में तुम मेहनत करके अपने सपनों को साकार कर सकते हो। साल भर तुमने बढ़िया से पढ़ाई करी है लेकिन लास्ट में जाते जाते अगर तुमने गिव अप कर दिया तो वो मेहनत पूरी की पूरी बेकार हो जाती है। मेहनत को बेकार नहीं होने देना है, अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। फिर से याद दिला रहा हूं, अपने प्लेटफॉर्म पे 5 टेस्ट फ्री दे रखे हैं आपको। एक मेगा टेस्ट होने वाला है, राजस्थान के हजारों बच्चे उसके अंदर एनरोल कर चुके हैं। एक साथ पूरे राजस्थान के बच्चे आकर के टेस्ट उसके अंदर लगाने वाले हैं। वहां आकर के अपने आप को जांच जरूर लेना एक बार कि तुम कहां स्टैंड कर रहे हो, तभी तुम्हारी इस तैयारी की सार्थकता है और तुम अपने आप को एग्जामिन कर पाओगे कि तुम एग्जाम के लिए कितना तैयार हो। फिर भी कुछ कमी लगे तो उस कमी के आधार पर वापस से सिलेबस का रिवीजन करना, उन टॉपिक्स को ही पढ़ना जो टॉपिक्स में हमारे सवाल गलत हो रहे हैं। टेस्ट ही तुम्हारी तैयारी को मजबूती प्रदान करेंगे। यहां पर अपन आगे पढ़ने के लिए चलते हैं जीवों में श्वसन एवं परिवहन। निम्नलिखित में से श्वसन तंत्र का उद्देश्य क्या है? श्वसन तंत्र क्यों होता है, क्यों पाया जाता है इंसान के अंदर श्वसन तंत्र? भोजन को अनऑक्सीकरण कर जीव को ऊर्जा प्रदान करता है। अनऑक्सीकरण क्यों करेगा? श्वसन 3 प्रकार का होता है। अवायवीय श्वसन होता है, वायवीय श्वसन होता है और वायु के अभाव में श्वसन होता है। 3 जगह पर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वायवीय श्वसन होता है और आपके एक होता है जहां पर मसल्स जो होती है ना आपकी, वहां पर एक श्वसन होता है आपके जहां पर वायु की कमी के अंदर, मतलब वायु के अभाव में होता है। और एक बिल्कुल ही अवायवीय श्वसन होता है जिसके अंदर वायु बिल्कुल ही नहीं होती, वहां पर भी। वो कहां पर होता है? वो आपके यीस्ट के। तो 3 प्रकार के श्वसन होते हैं। जो वायवीय श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और वो हमारे शरीर के अंदर, हालांकि हमारे शरीर के अंदर ही होते हैं तीनों श्वसन, लेकिन जो वायवीय श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में होता है। जब भरपूर मात्रा में होता है तो जो ग्लूकोज हमने भोजन के द्वारा ग्रहण किया गया है C6H12O6, ये क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और क्या बनाता है? एक बनाता है CO2, एक बनाता है H2O और साथ में क्या बनाएगा? ऊर्जा बनाएगा। और ये ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर, ये ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में सेव होती है। कहां पर सेव होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेव होती है। ये भी ध्यान रख लेना, हम जो भोजन करते हैं, भोजन से जो हमको ग्लूकोज मिलता है, जितने ग्लूकोज की आवश्यकता कोशिका को होती है, कोशिका काम में ले लेती है। बाकी बचा हुआ ग्लूकोज कहां जाता है साहब? बाकी बचा हुआ ग्लूकोज हमारे यकृत में और हमारी मांसपेशियों के अंदर स्टोर होता रहता है। ये भी पूछा जाता है कि हमारे शरीर में जो अधिक मात्रा में ग्लूकोज पाया जाता है वो कहां होता है, कहां जाता है? वो जाता है या तो आपके यकृत में स्टोर होने के लिए या फिर जाता है आपकी मांसपेशियों के अंदर स्टोर होने के लिए।
वहां पर फैट की लेयर बना लेता है और वहां पर जमा हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो ऊर्जा बन रही है, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा बन रही है। ये क्रिया सारी की सारी कोशिका के अंदर हो रही है और ये हो रहा है यहाँ पर क्या, श्वसन। ध्यान रखना, श्वसन का मतलब क्या होता है, श्वसन का मतलब होता है रेस्पिरेशन। क्या होता है मेरे प्यारे भाई प्यारी बहना, रेस्पिरेशन होता है आपके श्वसन का मतलब। एक चीज होती है ब्रीथिंग। क्या होती है, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है भाई, ब्रीथिंग का मतलब होता है श्वास लेना और श्वास छोड़ना। श्वास लेना और छोड़ना, अगर आप श्वास ले रहे हो छोड़ रहे हो, यानी कि गैस को अंदर लेने और बाहर छोड़ने की क्रिया तो आपकी ब्रीथिंग कहलाती है। उसमें तो आप केवल श्वास को ले रहे हो, लेकिन श्वसन की जो क्रिया होती है, जिसको अंग्रेजी के अंदर रेस्पिरेशन कहते हैं, ये क्रिया जाकर के होती है आपकी कोशिका के अंदर। केवल फेफड़ों में गैस भर लेना और गैस को बाहर छोड़ देना श्वसन नहीं कहलाता है, वो क्रिया ब्रीथिंग कहलाती है। श्वसन की क्रिया आपकी कोशिका के अंदर होती है, जहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है, ये CO2 H2 और ऊर्जा के रूप में टूटता है। यहां पर क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है। ये बोल रहा है भोजन को अनऑक्सीकरण कर जीव को ऊर्जा प्रदान कर। अरे अनऑक्सीकरण क्यों करेंगे भाई साहब, भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर तुम लोग क्यों गलत चीजें पढ़ रहे हो। भोजन का ऑक्सीकरण कर जीव में ऊर्जा प्रदान करना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। भोजन का ऑक्सीकरण कर जीव को ऊर्जा, क्या कह रहा है भैया, भोजन का ऑक्सीकरण कर जीव को ऊर्जा प्रदान करना। यहां पर तो देखो, भोजन का ऑक्सीकरण कर जीव से ऊर्जा ग्रहण करना। जीव से ऊर्जा ग्रहण क्यों करेंगे भाई साहब, जीव को ऊर्जा प्रदान करेंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बेस्ट ऑप्शन तो इसमें ऑप्शन नंबर सी लग रहा है आपका। जीव को ऊर्जा प्रदान की जाती है श्वसन की क्रिया के अंदर। इस बात को ध्यान रखोगे बढ़िया तरीके से। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितनी होती है। औसत श्वसन दर का मतलब विश्राम अवस्था में जब आप बैठे हो बिल्कुल रिलैक्स होकर के, उस पोजीशन के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर आपकी ब्रीथिंग रेट कितनी चल रही है। आप नॉर्मल बैठे हुए कितनी बार सांस ले रहे हो, 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लिया, नॉर्मल स्टेट। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखोगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। हालांकि वन लाइनर सवाल है ये, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ सीधा सीधा सवाल पूछता है, इसी वजह से इसका मैंने पैटर्न ऐसा बनाया है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन लेता है उसकी श्वसन दर कहलाती है। श्वसन क्रिया में श्वास अंदर, यानी कि अंदर लेना निःश्वसन और बाहर छोड़ना उच्च श्वसन कहलाता है। इनमें अंदर लेने में 2 सेकंड, बाहर छोड़ने में भी 2 से 3 सेकंड लगते हैं। लगभग 4 से 5 सेकंड एक क्रिया में लगते हैं। तो आपके जो है 15 से 18 बार 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। श्वसन दर शिशु में 45 बार प्रति मिनट तथा वयस्क में 15 से 18 बार होती है। ये भी ध्यान रखोगे। छोटा बच्चा जो होता है वो श्वास ज्यादा लेता है, 1 मिनट के अंदर 45 बार श्वास ले लेता है छोटा बच्चा। और बड़े होते होते आप 15 से 18 बार ही ले पाते हो। आपकी जो श्वसन दर है वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है। श्वसन दर का मापन स्पाइरोमीटर द्वारा किया जाता है। इसको कर लो भाई कोष्टक में बंद, इसको कर लो कोष्टक में बंद, स्पाइरोमीटर के द्वारा। ध्यान रखना ये स्पाइग्नोमेनोमीटर नहीं है, ये केवल और केवल स्पाइरोमीटर है। स्पाइरोमीटर के द्वारा आपके श्वसन का मापन किया जाता है। एक तरफ जीव दिया हुआ है, दूसरी तरफ श्वसन अंग दिया हुआ है कि कौन सा जीव किस अंग के द्वारा श्वसन करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, केंचुआ और मेंढक। केंचुआ और मेंढक जो है ये आपके अपनी त्वचा के द्वारा क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। मनुष्य, पक्षी एवं छिपकलियां ये फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। मछली, झींगा और सीप ये क्लोम के द्वारा, सीप यहाँ पर देखो मछली जो होती है, मछली के अंदर क्लोम पाए जाते हैं, गिल जिनको बोलते हैं, इनके द्वारा ये श्वसन करते हैं। और मक्खी और तिलचट्टे श्वास नली के द्वारा श्वसन करते हैं। तो 1 2 3 4 ये वाला ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। कीटों में जो श्वसन होता है वो श्वास प्रणाली या वातक के द्वारा होता है। फेफड़ों का ज्वारीय आयतन कितना होता है। फेफड़ों का ज्वारीय आयतन का मतलब क्या हो गया, ज्वारीय आयतन का मतलब हो गया जब आप श्वास को अंदर लेते हो तो आपकी जो अंदर लेते टाइम श्वास कितनी भर रही है ना, नॉर्मल सिचुएशन के अंदर। तो वहां पर बिल्कुल रिलैक्स बैठ करके, तो 500 ml जो श्वास है वो फेफड़ों के अंदर भर ली जाती है। ज्वारीय आयतन वही होता है नॉर्मल स्टेट के अंदर श्वास को अंदर लेना, और टोटल श्वास अंदर लेना बाहर छोड़ना पूरी क्षमता का यूज करके, तो फेफड़ों के अंदर आपके लगभग 4200 ml तक श्वास भी भरी जा सकती है। अगला देखोगे आप, ऑक्सीजन श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है। ऑक्सीजन श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होगा भाई साहब, अभी अभी मैंने आपको बताया, जो आपका ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या क्या बनाता है, CO2 बनाता है, साथ में H2 बनाता है, साथ में ऊर्जा बनाता है। तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा साहब, जल होगा साहब, ऊर्जा होगी साहब। एथेनॉल और ग्लूकोज भी होता है क्या, ग्लूकोज तो किसी कंडीशन में नहीं होगा, ग्लूकोज तो किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। एथेनॉल भी होता है क्या, एथेनॉल भी नहीं होता है साहब। एथेनॉल का मतलब तो ये तो एक तरीके से अल्कोहल हो गया। एथेनॉल तो क्या होता है, अल्कोहल। अरे भाई दारू का नाम सुना है, वो क्या होता है, अल्कोहल ही तो होता है, वही तो एथेनॉल होता है। अल्कोहल का एक प्रकार होता है मेथेनॉल, CH3OH।
वो जो मेथेनॉल होता है वो एक तरीके से विषैला होता है, मतलब पूरे तरीके से जहर ही समझ लो उसको। तो आप उसको तो पी लिया तो आपका तंत्रिका तंत्र पूरे तरीके से डीएक्टिव हो जाएगा, आप बिल्कुल मदहोश हो जाओगे, बिल्कुल पागल हो जाओगे, उसमें मरने की सिचुएशन भी आ जाती है मेथेनॉल को ग्रहण करने पर। तो 1 2 3 इसमें राइट आंसर हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से रक्त के संदर्भ में असत्य कथन आपको बताना है। रक्त के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। अरे भाई सही बात है, रक्त तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त एक हल्का क्षारीय तरल पदार्थ है, बिल्कुल रक्त क्षारीय पदार्थ होता है, जिसका आपके पीएच 7.4 के आसपास होता है। पीएच मान 7.5 से 3.5 से 7.4, मैंने आपको बताया था पीएच स्केल। अरे भाई पीएच स्केल बताई थी मैंने आपको, H प्लस आइन, OH माइनस आइन, इसके अंदर जो पीएच होता है वो 0 से यहाँ बीच में 7 और यहाँ पर 14 होता है। 7 से 14 के बीच में होगा तो कैसा होगा? क्षारीय होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपके क्षारीय होता है। यहाँ पर आपके सिट्रिक एसिड हो गया या और किसी प्रकार का एसिड, वो क्षारीय होता है। आपका रक्त तो कैसा है? क्षारीय है, लेकिन आपका मूत्र कैसा होता है? मूत्र हल्का अम्लीय होता है। क्या? मूत्र हल्का कैसा होता है? अम्लीय होता है। आपका जो मुंह होता है वो मुंह का नेचर भी कैसा होता है? हल्का एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, क्योंकि आप भोजन करने के बाद में आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया पनपते हैं जो कि भोजन का माध्यम अम्लीय बना देते हैं। तो दूसरी बात भी आपनी सही वेगी। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये वाली बात भी सही है। लाल रंग का क्यों होता है रक्त? हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है जिसको आप एचबी बोलते हो। क्या बोलते हो? एचबी बोलते हो। रक्त का अध्ययन हीमोपोलॉजी कहलाता है, ये वाली बात गलत है, हीमोपोलॉजी नहीं कहलाएगा, फिर क्या कहलाएगा? हीमेटोलॉजी कहलाएगा। हीमोपोलॉजी रक्त का अध्ययन नहीं होता है, फिर क्या होता है? हीमेटोलॉजी होता है। यहां पर लिख देता हूं मैं आपके सामने, रक्त का जो अध्ययन है वो क्या होता है? हीमेटोलॉजी होता है। हीमेटोलॉजी होता है, ना कि हीमोपोलॉजी। यहां पर ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसने गलत ही पूछा, ये हो गया। एक छोटी सी बात जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, अपना जो रक्त होता है इसको अपन ब्लड कहते हैं, मारवाड़ी भाषा में इसको खून भी कहते हैं। और ये जो रक्त है आपका, एक क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। कौन सा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है ये आपके। ये वाली बात तो यहाँ पर ध्यान होगी। इस रक्त का कॉम्पोजिशन भी समझ लो यहाँ पर आप। कॉम्पोजिशन का मतलब इस रक्त के अंदर क्या पाया जाता है? इस रक्त के अंदर दो चीजें पाई जाती है। इस रक्त में एक तो पाया जाता है ठोस पदार्थ और एक पाया जाता है इसके अंदर तरल पदार्थ। जो ठोस पदार्थ है इसके अंदर वो होता है मात्र 45%। अगर 100% ब्लड है, अगर 100% आपका ब्लड है तो उस ब्लड में विलेय कौन है? 45% ठोस पदार्थ है, बाकी 55% तरल पदार्थ होता है इसके अंदर। जो आपके तरल पदार्थ होता है इसके अंदर, इस तरल पदार्थ को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है प्लाज्मा। क्या बोला जाता है भाई? इसको बोला जाता है प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? तो इस प्लाज्मा के अंदर भी लिख लो, इस प्लाज्मा के अंदर अगर 100% प्लाज्मा है तो इसमें 90% तो क्या होगा? जल होगा। बाकी बचे हुए 10% भाग के अंदर क्या होगा? बाकी बचे हुए 10% भाग के अंदर प्रोटीन होंगे। एल्बुलिन प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन है, ऐसे प्रोटीन जो आपके शरीर की प्रतिरक्षा करने का काम करते हैं। और प्लाज्मा क्या काम करता है? शरीर की प्रतिरक्षा करने का काम करता है, शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। ये आपका प्लाज्मा होता है। जो ठोस भाग होता है, इस ठोस भाग में क्या क्या चीजें पाई जाती है? तो इस ठोस भाग के अंदर आपकी 3 चीजें पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जावे गुरुजी? एक होती है आपकी आरबीसी जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, एक होती है आपकी डब्ल्यूबीसी जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, और एक होती है आपकी प्लेटलेट्स। क्या होती है? प्लेटलेट्स। यहाँ पर इनका हिंदी में भी नाम लिख देता हूं, कई बार एग्जामिनर हिंदी में आपसे इनका नाम पूछ लेता है। आरबीसी को बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं तो बोलते हैं, ठीक है ना। एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होती है आपकी प्लेटलेट्स, ध्यान रखोगे। इनको तो बोलेंगे रक्ताणु। लाल रक्त कणिकाओं को क्या बोलेंगे हिंदी के अंदर? प्योर हिंदी के अंदर रक्ताणु। वैसे लाल रक्त कणिकाएं, वैसे रक्ताणु। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? श्वेताणु, क्योंकि ये श्वेत अणु है तो ये हो गया श्वेताणु। और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाई साहब बिंबाणु। ये भी ध्यान रखोगे। ये लाल रक्त कणिकाएं भी कहलाती है, श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहलाती है। क्या क्या काम होता है इनका शरीर के अंदर, ये भी लिख लो। लाल रक्त कणिकाओं के अंदर कौन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अरे कौन पायो जावे रे भाई? हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन का ही काम करे आपने जरे थोड़ो का आपा कलर हरियो कलर ले लिया, लाइट कलर।
तो ये लाल रक्त कणिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है, Hb पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करने का, ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करने का काम करता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन लेता है, शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है, वहां से वापस CO2 लेता है और फेफड़ों के अंदर ला करके छोड़ देता है, रक्त में पाया जाता है। तो ये आरबीसी होती है आपकी, यानी कि शोषण की क्रिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है ना, ये डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है, ये भी शरीर की प्रतिरक्षा करने का काम करती है, यानी कि शरीर की सुरक्षा करने का काम करती है। और प्लेटलेट्स जो होती है, ये रक्त का थक्का जमाने का काम करती है, रक्त का थक्का जमाने का काम करती है। जिन इंसानों के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, उन लोगों के चोट लग जाए तो फिर रक्त का थक्का नहीं बनता है, खून बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। तो यहाँ पर ये इन तीनों का नाम है। अच्छा, इनके अलावा इनका एक साइंटिफिक नाम और भी होता है, वो भी आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कभी कभार। देखो, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बना रखी है, आपको बता देता हूं। जो आरबीसी होती है, इसका अन्य नाम क्या होता है, इसका अन्य नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है, लाल ईंट पर। और दूसरी जो होती है आपकी श्वेत रक्त कणिकाएं, इनका नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट, इनका नाम होता है ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। फिर आपके लास्ट में कौन बच गई, लास्ट में बच गई आपकी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। अच्छा, इनको कैसे याद रखे गुरुजी, किसका नाम क्या है, हम चलो ये वाले नाम तो ही रट्टा मार लेंगे कि एक इरिथ्रोसाइट्स होती है, एक ल्यूकोसाइट होती है और एक थ्रोम्बोसाइट होती है। लेकिन याद कैसे रखें कि कौन सी वाली साइट जो है किसके अंदर आएगी। तो आपको एक लाइन याद करनी है, कौन सी लाइन याद करनी है, यहां ऊपर लिख देता हूं। देखो क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लो कि आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के अंदर गए, खाना खाने के लिए गए, रेस्टोरेंट में जाकर के आप बैठे खाना खाने के लिए, और वहां भाई साहब आपके साथ में कोई नरसी नाम का आदमी बैठा है, जो आपसे कह रहा है सर वो देखो लाल ईंट पड़ी है वहां पर। रेस्टोरेंट के अंदर डिजाइन बनी हुई है लाल ईंटों की, लाल ईंट तो पड़ी है, लेकिन उस लाल ईंट के पास पे प्लेट रख रखी उन्होंने, और उस प्लेट का लुक कैसा है, उस प्लेट का लुक है व्हाइट। उस प्लेट का लुक कैसा है, व्हाइट। अब नरसी जी के सामने जो प्लेट पड़ी है उसका लुक है गुलाबी। नरसी जी बोले साहब ये तो बेइज्जती वाली बात हो गई, वहां उन्होंने व्हाइट प्लेट रखी, यहाँ मेरे सामने गुलाबी। गुलाबी प्लेट तो लड़कियों की होती है, वो लेकर के प्लेट को फेंक देते हैं। तो सुनना ध्यान से, लाल ईंट पर, लाल ईंट इनको रेस्टोरेंट में दिखती है। लाल ईंट जो है इसका लुक कैसा होता है, लाल ईंट का लुक होता है, लाल ईंट का लुक होता है यहाँ पर व्हाइट। कैसा लुक होता है, व्हाइट लुक होता है। ठीक है, अब यहां पर वो क्या करते हैं, जैसे ही वहां वाली ईंट का लाल ईंट का लुक उनको व्हाइट दिखता है और उनके सामने प्लेट गुलाबी होती है, वो क्या करते हैं, प्लेट को फेंक देते हैं। प्लेट को फेंक देते हैं मतलब प्लेट को थ्रो कर देते हैं क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं। लाल से याद रखोगे लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी, ईंट से याद रखोगे इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, लुक से याद रखोगे ल्यूकोसाइट, और व्हाइट से याद रखोगे डब्ल्यूबीसी, यानी कि डब्ल्यूबीसी का जो कलर है वो आपके कैसा, इसका क्या नाम होता है, ल्यूकोसाइट। प्लेट से याद रखोगे प्लेटलेट्स, और थ्रो से याद रखोगे थ्रोम्बोसाइट। तो इस प्रकार से आप नॉर्मली इन चीजों को याद रख सकते हो। यहाँ आपके सामने सारी की सारी बातें लिखी हुई है, इन बातों को भी एक बार आप पढ़ लेना। निम्नलिखित में से ग्लोबुलिन का कार्य क्या होता है, या मैंने आपको बताया ना, ये जो आपका प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा के अंदर 10% प्रोटीन पाया जाता है। इसमें एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन नाम के प्रोटीन पाए जाते हैं। वो ग्लोबुलिन जो होता है उसका काम क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है सवाल के अंदर। रक्त का थक्का जमाने का काम होता है क्या, नहीं साहब। परासरण दाब का नियमन करने का काम होता है क्या, नहीं साहब। फिर प्रतिरक्षा में सहायता करता है क्या, बिल्कुल। जो ये आपका ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, यही आपके शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। ये प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, और ये ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करता है, आपकी प्रतिरक्षा में सहायता करता है। ग्लोबुलिन अल्फा बीटा गामा 3 प्रकार का ग्लोबुलिन होता है, जो कि प्रतिरक्षा के अंदर आपके सहायता करता है। एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा में, वो परासरण दाब को उत्पन्न करता है। और फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नाम का जो प्रोटीन पाया जाता है, वो रक्त का स्कंदन करने का काम करता है। यानी कि रक्त का थक्का जमाने के अंदर प्लेटलेट्स भी काम में आती है और प्लाज्मा भी काम में आता है। प्लाज्मा के अंदर भी आपके जो है प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। निम्नलिखित में से आरएच कारक की खोज किसने करी थी, लैंड स्टीनर एवं विनर। दूसरा नाम दे रहा है विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर या फिर लेमार्क। तो आपके आरएच जो कारक होता है, जिसकी सहायता से आप ब्लड को पहचानते हो कि ब्लड के ऊपर कौन सा आरएच कारक पाया जा रहा है, कौन सा ब्लड ग्रुप जो है किसको दिया जाना चाहिए, किसको नहीं दिया जाना चाहिए, उसकी खोज करने वाले आपके लैंड स्टीनर और विनर भाई साहब थे। ये वाली बात ध्यान रखोगे। पादपों में भोजन का संवहन किस उत्तक के माध्यम से होता है। देखो, दो चीजें होती है पादपों के अंदर। जैसे ये आपका पेड़ है, ये आपका भूमिका धरातल है, और इसके अंदर पादप की क्या पाई जा रही है, जड़ें पाई जा रही है। और यहाँ ऊपर आप देखोगे तो इस पादप की क्या पाई जा रही है, टहनियां पाई जा रही है। क्या है भाई साहब, इसकी आगे टहनियां है, इस प्रकार से, है ना।
चलो इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते। अब ये टहनियां पाई जा रही है, इन टहनियों के ऊपर जो है आपकी हरी हरी पत्तियां पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? इस पेड़ के ऊपर हरी हरी पत्तियां पाई जा रही है। अब इन पत्तियों के अंदर क्या होता है? इन पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल नामक वर्णन पाया जाता है। और यहाँ इन पत्तियों के अंदर एक क्रिया होती है, जिस क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। हिंदी में प्रकाश संश्लेषण, अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लो या फोटोसिंथेसिस के लो। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? हमारे द्वारा छोड़ी गई CO2 गैस लेते हैं ये, साथ में जड़ों से H2O को लेते हैं और ये किसका निर्माण कर देते हैं साहब? यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति के अंदर इस क्लोरोफिल के अंदर क्या हो जाता है? C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन बन जाती है O2। यहाँ पर देख लो, हमारे शरीर में जो क्रिया होती है उसका उल्टा काम होता है। हमारे शरीर में तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके हम CO2 और H2O और ऊर्जा बना देते हैं। यहाँ CO2 H2O और सूर्य की ऊर्जा लेकर के क्लोरोफिल के अंदर ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज क्या हो गया? भोजन हो गया। ये भाई साहब क्या हो गया? भोजन हो गया। अब देखो भोजन बना कहां पर है? भोजन बना है पत्तियों के अंदर। अब पत्तियों से भोजन पौधे के बाकी सभी भागों के अंदर जाएगा। जड़ों को भी तो भोजन की आवश्यकता होती है, वहां भी भोजन जाएगा। तो ऊपर से नीचे तो क्या जाता है? ऊपर से नीचे तो जाता है आपका भोजन। और ये जो भोजन है इसको ऊपर से नीचे लेकर के जाने का काम कौन सा उत्तक करता है? ये काम करता है जाइलम। कौन सा करता है? जाइलम जो है ये भोजन को ऊपर से नीचे ले जाने का काम करता है। पादपों में भोजन का संवहन किस उत्तक के द्वारा? अच्छा यहाँ पर जो देखो 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 देखो, यहाँ से भोजन को ऊपर से नीचे ले जाने का काम तो करेगा फ्लोएम उत्तक। कौन करेगा? फ्लोएम उत्तक। जबकि जबकि यहाँ इन जड़ों से पौधे को पानी कहां से मिलता है? न्यूट्रिशन कहां मिलते हैं? ये जड़ें क्या करती है? पानी सोखती है और उस पानी को ऊपर ले जाती है। ये पानी को ऊपर ले जाया जाता है किसके द्वारा? जाइलम उत्तक के द्वारा। इसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। तो यहाँ पर इसने क्या पूछा है कि भोजन का संवहन कौन कर रहा है? भोजन का संवहन तो फ्लोएम कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जाइलम क्या करता है? जाइलम जल को ले जाता है। देखो पादप में जल का परिवहन स्थायी उत्तक जाइलम के द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान रखोगे। और जबकि भोजन का संवहन फ्लोएम उत्तक के द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जंतुओं की तुलना में पौधों में उपापचय क्रियाओं की दर कम होती है। दर कम होती है क्या? बिल्कुल ये वाली बात सही है। उपापचय क्रिया मेटाबॉलिज्म स्लो होता है पौधों के अंदर। पौधों में प्रोटीन उपापचय में बने नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों का उपयोग नव प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। ये वाली बात भी सही है। बातें तो दोनों सही है भाई साहब। पौधों के अंदर जो है नाइट्रोजन बनाते हैं वो, तो एक और दो दोनों सही होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहां से अपन शुरू करते हैं पौधों जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन की जहां पर बात आती है तो पौधों में जनन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर जंतुओं के अंदर जनन पढ़ेंगे। इसमें जंतुओं में जनन पढ़ेंगे। देख लो, प्लाज्मोडियम में एक कोशिका के अनेक कोशिकाओं में विभाजन होने की क्षमता को क्या कहते हैं? एक कोशिका अनेक कोशिकाओं में विभाजित हो रही है, वहां पर होता है आपके बहुविभाजन। क्या होता है? बहुविभाजन। एक होता है समसूत्री द्विविभाजन। हमारे मानव शरीर के अंदर जो जनन होता है वहां पर समसूत्री द्विविभाजन होता है। क्या होता है? द्विविभाजन। कैसे होता है? देखो मानव शरीर में क्या होता है, बेसिकली महिला का जैसे जो एग है वो मिलता है और पुरुष का स्पर्म जब शुक्राणु इसके अंदर जाकर के मिलता है तो सबसे पहले ये किसका निर्माण करता है? सबसे पहले ये निर्माण करता है जाइगोट का। किसका निर्माण करता है? जाइगोट का निर्माण करता है। यहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है। शुक्राणु और अंडाणु का मिलना क्या कहलाता है? सबसे पहली बात निषेचन कहलाता है। निषेचन की क्रिया के द्वारा शुक्राणु और अंडाणु आपके मिल गए। मिलने के बाद में निषेचन की क्रिया को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। निषेचन की क्रिया के बाद में जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। ये जाइगोट का निर्माण हो गया। इस जाइगोट को क्या बोलोगे? भ्रूण बोलोगे। ये भ्रूण का निर्माण हो। अब ये जो भ्रूण है ना भाई साहब, सबसे पहली बार ये भ्रूण समसूत्री विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं में विभक्त होने लगता है। क्योंकि यहां तक तो ये एक ही कोशिका है, जाइगोट तो एक कोशिका है, यहाँ पर एक कोशिका। मैंने आपको बोला था जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा एक ही कोशिका होता है, बाद में वो बटता है अलग अलग कोशिकाओं में, बहुत सारी कोशिकाएं बनती है। उसी प्रकार से भ्रूण भी एक कोशिका होता है। ये एक कोशिका समसूत्री द्विविभाजन के द्वारा, समसूत्री द्विविभाजन का मतलब वो बिल्कुल खुद के जैसी की जैसी अन्य कोशिकाएं बना दी जाती है, तो ये भ्रूण फिर अन्य कोशिकाओं के अंदर कन्वर्ट होता जाता है। तो वो समसूत्री द्विविभाजन इंसानों की उसमें होता है। यहाँ पर बहुविभाजन हो रहा है किसके अंदर? प्लाज्मोडियम के अंदर। इसके अंदर हो रहा है प्लाज्मोडियम के अंदर। अगला आप देखोगे कौन सा या मादा के प्राथमिक जननांग है। प्राथमिक जननांग का मतलब वो जननांग जो जनन की क्रिया के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी होते हैं। जैसे पुरुष के अंदर जनन की क्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? शुक्राणु। शुक्राणु का निर्माण कहां पर होता है? वृषण में होता है। तो पुरुष में प्राथमिक जननांग हो जाएंगे वृषण, और वही मादा में प्राथमिक जननांग कौन से होंगे? जहां पर आपके अंडे का निर्माण हो रहा है। और अंडे का निर्माण कहां पर होता है? ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर। तो ये अंडाशय जो है आपके, ये प्राथमिक जननांग हो जाएगा।
अंडाशय क्या हो जाएगा, प्राथमिक जननांग हो जाएगा। इसका मतलब अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, ये सारे के सारे क्या है, द्वितीयक जननांग है। इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। वही सेम पुरुष के अंदर जैसे महिला में अंडाशय होता है, पुरुष में क्या होता है, वृषण होता है, जहां पर क्या होता है, आपके शुक्राणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट आप देखोगे, निम्न में से किस हार्मोन को सुंदरता का हार्मोन कहा जाता है। देखो, एक तो होते हैं पुरुष आपके मेल, है ना, मेल के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है, कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, यही मसल बिल्डिंग का काम करता है और यही पुरुष के अंदर जो है विकास करता है उनके शरीर का। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। मादा के अंदर, फीमेल के अंदर दो हार्मोन पाए जाते हैं, एक पाया जाता है एस्ट्रोजन और एक पाया जाता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यहां पर आप देखोगे ये कह रहा कि सुंदरता का हार्मोन, तो टेस्टोस्टेरोन तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन तो पुरुषों के अंदर पाया जाता है। फिर मादा में एक प्रोजेस्टेरोन है, एक एस्ट्रोजन है, तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसको बोला जाता है सुंदरता का हार्मोन, क्योंकि मादा के शरीर के अंदर जो वक्रता आती है, मादा के शरीर में जैसे स्तनों का विकास होना, नितंबों का विकास होना, उनके शरीर का सुडोल बनना, उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, उनके शरीर को आकृति देने का काम करता है, इस वजह से इसको सुंदरता का हार्मोन बोला जाता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है, ये उनके मां बनने के समय, उनको मां बनने में सहायता करता है। मां बनते समय जैसे मादा जब बच्चे को जन्म देती है, तो जन्म देते समय उनके शरीर के अंदर की कोशिकाएं अपने आप काम करने लगती है, वो इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही होता है। वहां पर उनके बच्चे का जो विकास हो रहा होता है शरीर के अंदर, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। तो सुंदरता का हार्मोन कौन सा हो जाएगा, आपके एस्ट्रोजन हार्मोन हो जाएगा। नर का प्राथमिक जननांग निम्न में से कौन सा है, ये मैंने आपको बता ही दिया, वृषण है, केवल एक राइट आंसर हो जाएगा इसका। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करो। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, सबसे बड़ा पुष्प, यहाँ पर जो है सबसे बड़ा पुष्प हो जाएगा आपका कौन सा, रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया सबसे बड़ा पुष्प है, ठीक है। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, वुल्फिया। वुल्फिया सबसे छोटा और रेफ्लेशिया सबसे बड़ा पुष्प होता है। और सबसे बड़ा बीज कौन सा है, तो लोडोइसिया सबसे बड़ा बीज होता है और सबसे छोटा बीज होता है आपके आर्किड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा। नर और मादा युग्मकों के संयोजन युग्मक को क्या कहा जाता है, ये मैंने आपको बता ही दिया, बीजाणु। बीजाणु बोलेंगे ना, बीजाणु को ही तो अपन जाइगोट बोलते हैं। क्या कह रहा है, नर और मादा युग्मकों के संयोजन या फिर युग्मन को क्या कहा जाता है, संयोजन या युग्मन, यानी कि युग्मन की जो क्रिया होती है उसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन। अभी अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जब अंडा और शुक्राणु दोनों मिलते हैं, तो दोनों के मिलने की जो क्रिया होती है उसको फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, निषेचन बोला जाता है। मुकुलन, मुकुलन तो हाइड्रा के अंदर होता है। मुकुलन किसके अंदर होता है, हाइड्रा के अंदर होता है। यहाँ पर परागकण बोल रहा है, परागकण तो पौधों के अंदर होते हैं, स्त्री केसर पुंकेसर। निम्नलिखित में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है, सरसों, लौकी, पपीता या फिर मंका। द्विलिंगी पुष्प होता है इसके अंदर आपके कौन, सरसों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोरक क्या है, कोरक युग्मनज के संयोग से बनी संरचना, युग्मनज विषम सूत्री विभाजन द्वारा बनी संरचना, या फिर युग्मनज समसूत्री विभाजन द्वारा बनी संरचना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोरक जो होता है साथियों, ये आपके युग्मनज समसूत्री विभाजन द्वारा बनी हुई संरचना होती है। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जब अंडा और शुक्राणु दोनों मिल जाते हैं, तो दोनों मिलकर के सबसे पहले किसका निर्माण करते हैं, भ्रूण का निर्माण करते हैं। भ्रूण को ही क्या बोला जाता है, जाइगोट बोला जाता है। और ये भ्रूण जब आगे समसूत्री विभाजन के द्वारा विकसित होने लगता है, तो सबसे पहली जो चीज इसके अंदर बनती है समसूत्री विभाजन होने के बाद में, उसी को कोरक बोला जाता है, यानी कि युग्मनज। युग्मनज मतलब जाइगोट यानी कि भ्रूण, ये समसूत्री विभाजन द्वारा जो संरचना बनाता है उसी को कोरक बोला जाता है। यहाँ पर इसके बारे में भी सारी की सारी बात लिखी हुई है कि शुक्राणु तथा अंडे के निषेचन के 3 से 4 दिन बाद में मोरूला अवस्था विकसित होती है, अतः ये भ्रूण के विकास और बाद में बच्चे के जन्म की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरण होता है। कोरक को ब्लास्टुला, कोरक पुट्टिका के निर्माण की प्रक्रिया को ब्लास्टुलेशन बोला जाता है, यानी कि कोरक जो निर्माण बन रहा है उस क्रिया को ब्लास्टुला बोल रहे हैं। इसी अवस्था में कोरक पुट्टिका गर्भाशय भित्ति से चिपकती है और इस प्रक्रिया को रोपण भी कहा जाता है, यानी कि गर्भाशय के अंदर जो है आपके ये भ्रूण जाकर के चिपकता है, इस प्रक्रिया को रोपण कहा जाता है। तो ये था आपके इसका सवाल, और ये आपके लास्ट प्रश्न था जनन तंत्र का। तो यहाँ पर आपकी जो ये क्लास है रीट लेवल 1 की कंप्लीट आपके सिलेबस यहाँ पर कवर होता है। हमने प्रयास करा है कि एनसीईआरटी के इर्द गिर्द जो भी चीजें थी उन सारी चीजों को अपन आपके एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कर लेवे। अंत में मेरी आपको एक ही सलाह रहेगी कि इस पूरी की पूरी क्लास को अच्छे से देखना है। इसकी वर्ड फाइल आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। कल ही आपको वर्ड फाइल अवेलेबल करवा दी जाएगी, उसका प्रिंट निकलवा करके 1.5x की स्पीड में दोनों क्लासों को वापस देख लेना, इससे पहले वाली क्लास को भी और इस क्लास को भी, दोनों क्लासों को आपको देख। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।